हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। आपका स्वागत है इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर, जो कि है बेटा आप लोगों के लिए द्रोणाचार्य मैराथन सीरीज फॉर सीए इंटरमीडिएट एडवांस अकाउंटिंग। और इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर में मैं आप लोगों को बेटा कराने जा रहा हूं रिवाइज और दो चैप्टर जो कि फाइनेंशियल कंपनी से रिलेटेड आ रहे हैं। एक है बेटा अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज और एक है बेटा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, जिसे हम एनबीएफसी करके भी कहते हैं। दोनों बहुत ही आपके आसान से चैप्टर्स है, जिनका अगर हम कर लेते हैं तो हमारे अपने पास 15 से 20 नंबर एग्जाम के अंदर में पक्के हो जाते हैं। एंड इन चैप्टर्स को बिल्कुल भी आपको छोड़ के नहीं जाना है। मेरे साथ इस लेक्चर को पूरा स्टार्ट से एंड तक अपने पास सुनेंगे, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट्स विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे के सारे मैं आप लोगों के कवर करा दूंगा बेटा। चलिए बेटा इस पर्टिकुलर लेक्चर को शुरू करते हैं हम अपने पास में। सबसे पहले हमेशा की तरह बेटा मैं आप लोगों के साथ में एक बार वेटेज डिस्कस करूंगा। अगर आप वेटेज देखेंगे बैंकिंग कंपनीज की बेटा फ्रॉम द मे 2018 till November 2022, you can see an average weighted of 10 marks bare minimum almost, and 15 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आपके पास बन जाता है। 10 + 5 है या 15 का है, इस तरीके का क्वेश्चन यहां से आपके पास चैप्टर में आता है। नाउ दिस गिव्स यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नाउ सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा बैंकिंग कंपनीज को लेके। नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज द बैंकिंग कंपनी? बैंक क्या होता है सर? बैंक वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जहां पे हम पैसा डिपॉजिट कराते हैं और बैंक आगे लोगों को लोन के तौर पे देता है। बैंक का जो सबसे मेजर एसेट है वो क्या होता है सर? लोन्स एंड एडवांसेस। जो वो लोगों को लोन देते उसके ऊपर वो इंटरेस्ट कमाते, जो उनकी एक मेजर इनकम है। सिमिलरली तक बैंक का सबसे मेजर खर्चा कौन सा हुआ सर? दैट इज जो लोगों का पैसा बैंक के पास पड़ा है, दैट इज डिपॉजिट। उसके ऊपर जो बैंक क्या देता है बेटा? इंटरेस्ट देता है, वो बैंक का मेजर खर्चा है। उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें बेटा यहाँ पे बात करनी है, क्योंकि हमने यहाँ पे सारी की सारी अकाउंटिंग जो बेटा किसकी सीखनी है? बैंक की सीखनी है। नौ सबसे पहले बात आती है बेटा बैंक का सबसे मेजर एसेट ही कौन सा है? तो बेटा बैंक का सबसे मेजर एसेट क्या है आपके पास? लोन्स एंड एडवांसेस, जिसे हम फैसिलिटीज भी बोलते हैं, और इसे 3 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले आता है टर्म लोन। टर्म लोन होता है बेटा जो पर्टिकुलर फिक्स पीरियड के लिए आपके पास लोन दिया जाएगा। हाउस लोन है, बिल्डिंग लोन है, बेसिकली मान लीजिए आपने मशीनरी के लिए लोन लिया, कार लोन लिया, ये फिक्स पीरियड 10 साल 15 साल, जिसमें इंस्टॉलमेंट बन जाती है। दूसरा आता है बेटा एक बैंक फैसिलिटीज है बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, जो हम डिस्काउंट ऑफ बिल कराते हैं बैंक के साथ में, वो एक तरीके का बैंक क्या दे रहा है? लोन एडवांस ही तो दे रहा है। तो बैंक इंटरेस्ट काट के पैसे देता है आपको, और बाद में बैंक को पैसे मिल जाते हैं ड्रॉई से, ठीक है ना। और तीसरा आता है कैश क्रेडिट एंड ओवरड्राफ्ट, जहां पे बेसिकली बैंक क्या करता है बेटा? लिमिट बना लेता है। सो देयर इज अ वर्किंग कैपिटल लिमिट बन जाती है ऑन द बेस ऑफ स्टॉक डेटर्स। सो बैंक आपको अलाउ कर देता है, मान लीजिए 10 लाख तक की लिमिट बना दी, इतना अमाउंट आप विड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है ना। आपको फंड्स की जरूरत होती है बिजनेस में, तो आप इतना अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज कैश क्रेडिट। और ओवरड्राफ्ट होता है जब बैंक आपको टेम्परेरीली आपका अलाउ करता है कि आपका नेगेटिव बैंक बैलेंस चला जाए, वो होता है ओवरड्राफ्ट, ठीक है ना। देन बेटा हम बैंक के एसेट्स को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं बेसिकली। या वो परफॉर्मिंग एसेट होते हैं बेटा, जिसे हम शॉर्ट में पीए भी बोलते हैं, या वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट होते हैं, एनपीए। इसे बांटते हैं दो वजहों से, दो कारण है इसके पीछे बांटने के। एक फर्क पड़ता है इससे इनकम रिकॉग्निशन में, जो हम आगे जाके सीखेंगे, और एक प्रोविजनिंग पे भी बेटा फर्क पड़ता है। दो वजहों पे फर्क पड़ता है, कि इनकम रिकॉग्निशन, एक प्रोविजनिंग। पर सवाल उठ के ये आता है कि इसको बांटने का क्राइटेरिया क्या है? तो बेटा बांटने का क्राइटेरिया होता है, अगर कोई भी बेटा जो आपके पास हमने बात करी टर्म लोन, बिल परचेज अकाउंट, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट, अगर ये ड्यू फॉर मोर देन 90 डेज है, 90 दिन से ज्यादा हो चुके और पेमेंट नहीं मिली है, तो 91st डे पे जाके क्या बन जाता है अकाउंट? एनपीए बन जाता है। क्या बन जाता है? एनपीए। सो टर्म लोन और बिल परचेज डिस्काउंटेड में तो बेटा रूल वही है, टर्म लोन में भी और बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में भी, कि इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट जो है बेटा वो ओवर ड्यू है पीरियड ऑफ मोर देन 90 डेज, 90 दिन से ज्यादा हो गया और पैसे नहीं मिले। सेम बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड में कि जिस दिन ड्यू डेट थी उसका 90 डेज से ज्यादा हो चुका और पेमेंट नहीं मिली, तो वो अकाउंट क्या बन जाएगा? एनपीए बन जाएगा, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। पर कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में बेटा क्राइटेरिया होता है कुछ, वो क्राइटेरिया मैं आप लोगों को चार्ट के साथ में समझाने जा रहा हूं। सो बेटा यहां पे क्या क्राइटेरिया होता है हमारे पास में? वो कहते हैं कि कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट में हमने क्या बोला था? लिमिट बन जाती है। अगर आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट ड्रॉइंग पावर से ज्यादा है, तो आप एनपी हो। और ये कितना समय होना चाहिए? आउट ऑफ ऑर्डर। अगर वो मोर देन 90 डेज है, तो आउट ऑफ ऑर्डर कब होगा? अगर बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट या ड्रॉइंग पावर से ज्यादा है। तो जैसे आपकी लिमिट सैंक्शन हुई 10 लाख की, बैंक ने आपको टेम्परेरीली अलाउ कर दिया था 12 लाख, ऊपर अलाउ कर दिया, बैंक मैनेजर से आपकी दोस्त है, उसने अलाउ कर दिया, और आपने अभी तक बैंक में पैसे दिए नहीं उनको। सो आपका बैलेंस ही ज्यादा चला गया, सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्रॉइंग पावर। सैंक्शन लिमिट होता है बेटा जो ओवरऑल सैंक्शन करा जाता है 1 साल 2 साल के लिए। ड्रॉइंग पावर होता है जो आपकी स्टॉक स्टेटमेंट, डेटर की स्टेटमेंट से उस समय निकाला जाता है। इन दोनों में से जो रेलिवेंट वैल्यू लेनी होती है वो लेनी होती है इन दोनों में से बेटा जो लोअर होती है। वैसे क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं आती, पर फिर भी मैं बता रहा हूं, इन दोनों में से जो रेलिवेंट वैल्यू है वो लोअर लेनी है, और इससे ज्यादा अगर हमारा आउटस्टैंडिंग बैलेंस है तो वो एनपीए बन जाएगा। या फिर हम कहते हैं बेटा, और
आउटस्टैंडिंग बैलेंस तो सैंक्शन लिमिट से कम है, मतलब आपकी लिमिट सैंक्शन है 10 लाख, आपने यूज ही फंड 6 लाख के किए तो आप एनपीए नहीं हो। पर अगर आपने कुछ भी अमाउंट डिपॉजिट ही नहीं कराया, 90 डेज से ज्यादा हो गए, नो क्रेडिट, या फिर जो क्रेडिट है वो सफिशिएंट नहीं है टू कवर द इंटरेस्ट डेबिटेड, मतलब जितना अकाउंट में इंटरेस्ट लगा, क्योंकि इंटरेस्ट तो लगेगा ही, आपने फंड जितने भी यूज करे बेटा इंटरेस्ट तो लगेगा ही, एटलीस्ट वो कहता है इंटरेस्ट तो पे करो, ठीक है लिमिट का पैसा आप यूज कर रहे हो वो मत दो, अभी आप विद इन द लिमिट हो, सैंक्शन लिमिट के अंदर हो, पर एटलीस्ट जो इंटरेस्ट लग रहा है उसे तो पे करो। सो कम से कम इंटरेस्ट की पेमेंट चाहिए। सो क्रेडिट जो अमाउंट डिपॉजिट कराया अगर वो इंटरेस्ट से कम है तो भी आप एनपीए में जाओगे, या तो बैलेंस ही ज्यादा चला गया या बैलेंस कम है पर डिपॉजिट कुछ भी नहीं है, या जो डिपॉजिट है वो इंटरेस्ट से कम है, तो उस केस में क्या बन जाएगा बेटा, आपके पास में एनपीए बन जाएगा। अब इसको लेके एक बेटा छोटा सा क्वेश्चन है जहां पे हम ये सीखते हैं कि मुझे बताना है कि ये फॉलोइंग अकाउंट्स एनपीए की नहीं है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, ये कंडीशन नंबर मान लीजिए 1 है, मैं बोल देता हूं ये कंडीशन नंबर 2 है, तो हम इससे चेक करेंगे कि एनपीए की पीए, ठीक है ना, तो हमें उससे कंक्लूजन लेके आएंगे। सैंक्शन लिमिट दिया, ड्रॉइंग पावर दिया, अमाउंट आउटस्टैंडिंग दिया बेटा, टोटल इंटरेस्ट कितना डेबिट और टोटल क्रेडिट कितने हैं, ठीक है ना। अब हमारे पास बेटा हमने बताना है कौन सी कंडीशन से वो एनपीए बन रहा है, कंडीशन 1 से कि कंडीशन 2 से, किससे हो रहा है, और फिर हम कंक्लूजन दे देंगे अपना। तो पहले केस में अगर मैं देखता हूं बेटा आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है क्या वो सैंक्शन लिमिट ऑब्लिक ड्राइंग पावर से ज्यादा है कि कम है, सर वो तो उससे कम है। सो कंडीशन नंबर 1 तो लगी ही नहीं, कंडीशन 1 से एनपीए नहीं हुआ, वो पीए ही है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि बैलेंस जो है वो कम है, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है तो वो ज्यादा नहीं है। पर कंडीशन 2 में इंटरेस्ट जो लगा बेटा क्या वो आपके पास जितना अमाउंट डिपॉजिट कराया उससे ज्यादा है, यस, क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट, क्रेडिट्स आर नॉट सफिशिएंट, आपने जो पैसा डिपॉजिट कराया और जितना इंटरेस्ट लगा, इंटरेस्ट ज्यादा लगा, अमाउंट डिपॉजिट कम कराया, तो आपका ये वाली कंडीशन से वो क्या बन गया बेटा, एनपीए, क्या बन गया, एनपीए, ठीक है ना। देन अगले केस में अगेन आउटस्टैंडिंग बैलेंस जो है वो सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से क्या है बेटा, सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से तो कम है, इंटरेस्ट लगा 384, जबकि आपने जो क्रेडिट कराया वो आपके पास में कुछ भी नहीं कराया, तो अगेन आपके पास क्या हुआ बेटा, कंडीशन 1 से नहीं हो रहा एनपीए, ये आपके पास हम चेक कर रहे हैं एनपीए किस कंडीशन से हो रहा है बेटा, एनपीए किस कंडीशन से हो रहा है, कंडीशन 1 से नहीं हो रहा, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग बैलेंस कम है, पर कंडीशन 2 से हो गया, कुछ भी डिपॉजिट नहीं कराया तो एनपीए हो गया। अगले केस में क्या आउटस्टैंडिंग बैलेंस सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से ज्यादा है, यस सर, आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही ज्यादा चला गया, तो आउटस्टैंडिंग बैलेंस ज्यादा चला गया वो उसी से एनपीए बन गया, उसे अगली देखने की जरूरत नहीं, पर फिर भी चलो अगली से एनपीए नहीं बनता वो, क्योंकि सेम अमाउंट है, उससे कम होता डिपॉजिट जो कराया फिर बनता वैसे, पर वो पहली कंडीशन से बन गया, तो ये आपके पास में अगेन एनपीए हो गया। और अगले केस में आउटस्टैंडिंग बैलेंस क्या है, सर इससे कम ही है, तो इससे तो नहीं बन रहा, और जो अमाउंट डिपॉजिट कराया बेटा, अमाउंट डिपॉजिट कराया क्या वो ज्यादा है इंटरेस्ट है, यस सर, डिपॉजिट भी ज्यादा करा दिया तो ये कंडीशन भी नहीं लग रही, तो ये क्या बन गया हमारा, परफॉर्मिंग एसेट बन गया, क्या बन गया बेटा, परफॉर्मिंग एसेट बन गया। तो हमारे पास दो कंडीशन है, या आउटस्टैंडिंग बैलेंस ही सैंक्शन लिमिट ड्राइंग पावर से ज्यादा है तो एनपीए बन जाता है, या फिर वो तो कम है पर कुछ भी डिपॉजिट नहीं कराया, या जो डिपॉजिट कराया वो इंटरेस्ट से कम है, तो उस केस में वो एनपीए बन जाता है, दोनों में से कोई एक। तो मैंने आपको एग्जाम क्वेश्चन करा दिया आरटीपी सेडिमेंट का क्वेश्चन, जिससे क्लैरिटी मिल जाती है। अब हमने बांटा क्यों बेटा, बांटने का क्राइटेरिया इसलिए है, सबसे पहली चीज इनकम रिकॉग्निशन पे फर्क पड़ता है। इनकम रिकॉग्निशन है कि आपने अकाउंटिंग इनकम की कैसे करनी है, कौन सी इनकम पीएन में लेके जानी है, तो वो कहता है जो पीए होता है, पीए वो है जो अच्छे भले मानस है, जो टाइम सिर पैसा दे रहे, तो कहता है उनकी इनकम रिकॉर्ड होगी एक्रूअल बेस पे, उनकी इनकम रिकॉर्ड होगी एक्रूअल पे। एक्रूअल का मतलब चाहे इंटरेस्ट मिला चाहे इंटरेस्ट नहीं मिला दोनों आएंगे, तो इसमें रिसीव्ड प्लस नॉट रिसीव्ड दोनों आ गए। पर एनपीए कौन है सर, एनपीए वो है जो एक तरीके का बैड डेट टाइप सा हो गया, एक तरीके से उसने पैसे देने बंद कर दिए, 90 दिन से ज्यादा हो गए तो एनपीए बन गया ना, पैसे दिए नहीं, तो कहता है उसकी अब इनकम जो है ना वो रिकॉर्ड होगी सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस पे, जब तुम इंटरेस्ट दोगे तभी हम इनकम मानेंगे, तुमने इंटरेस्ट नहीं दिया हमारी कोई इनकम नहीं जाएगी पीएनएल में, हम सिर्फ उतनी इंटरेस्ट को इनकम मानेंगे जितना हमें रिसीव होगा, जितना हमें रिसीव होगा। सो यहां पे बेटा यानी कि रूल क्या है, इनकम फ्रॉम एनपीए कैन ओनली बी अकाउंटेड फॉर एज एंड व्हेन इट इज एक्चुअली रिसीव, जब मिलेगा तभी इनकम मानेंगे, जब मिलेगा तभी इनकम मानेंगे। सो एक क्वेश्चन देख लेते हैं सेडिमेंट का, ये बताओ कितनी इनकम बैंक रिकॉग्नाइज करेगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस। पीए का दे रखा है बेटा, एनपीए का दे रखा है। सो पीए में इंटरेस्ट अर्नड लेना है कि रिसीव लेना है बेटा, अर्नड का मतलब होता है टोटल इंटरेस्ट,
कितना बनता है, चाहे मिला चाहे नहीं मिला। तो पीए में तो लेना है अर्नड वाला, और एनपीए में कौन सा लेना है, अर्न लेना है कि रिसीव लेना है, सर एनपीए में रिसीव लेना है, जो मिला। तो आपकी इनकम कितनी कितनी बनेगी, सर पहले केस में हमारी इनकम बनेगी 1800 प्लस 70, सो 1870। हमारे पास फर्स्ट कॉलम और फोर्थ कॉलम लेना है। 480 प्लस 40 520 736। सो ये कितनी वैल्यू होगी, 1870 प्लस 520 प्लस 736 3126। ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। यही हमारी इनकम है। प्रिंसिपल लिखना है आपने। एनपीए की इनकम रिकॉर्ड होती है कैश ऑब्लिक रिसीट बेसिस पे, पीए की इनकम रिकॉर्ड होती है एक्रूअल बेस पे। आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है ना, यस सर। देन अगली चीज आती है बेटा, हमें प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट सीखनी है। पर बेटा प्रोविजनिंग रिक्वायरमेंट सीखने से पहले मेरे प्यारे बच्चों, हम इसको और थोड़ी सी बारीकी में बांटते हैं। जो हमारे एडवांसेस होते हैं इसको हम बेटा डिवाइड करते हैं 4 हिस्सों में। एक होता है स्टैंडर्ड, सबस्टैंडर्ड, डाउटफुल और लॉस। स्टैंडर्ड एसेट इज द अदर नेम ऑफ सिंपली पीए। जब तक कोई अकाउंट आपका एनपीए नहीं बनता, जिसे हम पीए बोलते हैं, उसका दूसरा ही नाम स्टैंडर्ड एसेट है। पीए इज द अदर नेम ऑफ स्टैंडर्ड एसेट, स्टैंडर्ड एसेट इज द अदर नेम ऑफ पीए, दैट इज योर स्टैंडर्ड एसेट। जैसे अकाउंट ताजा ताजा नया नया एनपीए बनता है, अभी नया नया एनपीए बना है, तो वो पहले बेटा जाता है सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में जाता है, सब स्टैंडर्ड में। जिस दिन वो एनपीए बनता है तब वो किस कैटेगरी में गया, वो सब स्टैंडर्ड में आया। 1 साल तक वो बेटा सब स्टैंडर्ड में रहता है, उसके बाद वो चला जाता है डाउटफुल कैटेगरी में। और डाउटफुल में 3 स्लैब्स है कि डाउटफुल में आए हुए अप टू 1 ईयर है, 1 to 3 ईयर्स है कि मोर देन 3 ईयर्स है। कि डाउटफुल कैटेगरी में अप टू 1, एनपीए तो बन ही चुका है, वो अप टू 1 है, 1 to 3 है, मोर देन 3 है। और एक होता है बेटा लॉस एसेट। लॉस एसेट क्या होता है बेटा, समय से फिक्स नहीं है, ये एक्चुअली ऑडिटर व्यू के ऊपर फिक्स है। बेटा बैंक के ना बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, बैंक के बहुत सारे क्या होते हैं बेटा, ऑडिट्स होते हैं। तो ये ऑडिटर व्यू पे बेस है। मतलब कि होता क्या है कि ऑडिटर आता है और वो ये बोलता है कि यार आप ना इस अकाउंट को दिखा रहे हो डाउटफुल अप टू 1 में, पर इससे कभी कुछ नहीं मिलना, इससे कभी कुछ नहीं मिलना तुम्हारे को, तो ऐसा करो इस अकाउंट को उठा के तुम लॉस में ले जाओ, क्योंकि इससे कभी भी कुछ भी रिसीव नहीं होगा। तो ये समय पर निर्भर नहीं है, ऑडिटर व्यू के ऊपर बेस है। तो ये आपका क्या बन जाता है बेटा, लॉस एसेट। बाकी तो समय के साथ चल रहे हैं, ठीक है। नाउ बेटा हम प्रोविजनिंग कितनी कितनी बनाते हैं ये हमें सीखनी है। तो बेटा प्रोविजनिंग के लिए क्या बोला गया है, जो हमारे सबसे पहले आते हैं बेटा स्टैंडर्ड एडवांसेस। कौन से आते हैं बेटा, स्टैंडर्ड एडवांसेस। हम कहते हैं बेटा स्टैंडर्ड एडवांसेस में अलग अलग 4 स्लैब्स हैं। जो हमने डायरेक्ट एडवांसेस एग्रीकल्चर और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को दिया उसमें 0.25% कम रेट की प्रोविजन बना रहे, क्योंकि ये एग्रीकल्चर है, किसान लोग हैं, इनकी प्रोविजन का रेट कम बनाया। जो हमने कॉमर्शियल रियल एस्टेट वालों का बनाया, जो बिल्डिंग्स बनाते हैं आपके पास में, ठीक है ना, रियल एस्टेट वाले हो गए, थोड़े से लुटेरे लोग होते हैं, यहाँ पे पैसा डूबने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, तो प्रोविजन थोड़ी ज्यादा बनाओ, रिस्की सेक्टर है, 1% बनाएंगे। पर जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट में रेजिडेंशियल हाउसिंग बनाते हैं, जो सोसाइटीज वगैरह बनाते हैं, जहां लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल फ्लैट्स बनते हैं, वहां पे हल्का सा कम कर दिया 0.75। और जनरल में कितना बेटा, ऑल अदर पे 0.4। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में 0.4 होगा, क्योंकि वो कभी बताएगा ही नहीं कौन सी कैटेगरी है। तो नहीं बता रहा तो क्या लगाओगे, 0.4। नहीं बता रहा तो क्या लगाओगे बेटा, 0.4% सिंपली, 0.4% सिंपली, ठीक है ना। देन अगला आता है बेटा आपका सब स्टैंडर्ड एडवांसेस। सब स्टैंडर्ड एडवांसेस बेटा कौन से होते हैं, सब स्टैंडर्ड होते हैं जो हमने बोला था ताजा ताजा एनपीए बने। इनमें जो सिक्योर्ड हिस्सा होता है बेटा, क्वेश्चन बताएगा सिक्योर्ड हिस्सा कितना, अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड हिस्सा मतलब जितने हिस्से की सिक्योरिटी पड़ी है, और हम इस सिक्योरिटी की वैल्यू बेटा उस दिन की देखते हैं जिस दिन प्रोविजन आ रहे, विच इज 31 मार्च को। सो मान लो 10 लाख का सब स्टैंडर्ड एसेट है, उसमें से हमारे पास 3 लाख की सिक्योरिटी पड़ी है 31 मार्च को। सो 3 लाख पोर्शन सिक्योर्ड है, 7 लाख पोर्शन अनसिक्योर्ड है। तो सिक्योर्ड पोर्शन पे प्रोविजन कम बनेगी ना, यस सर। तो उस पर कितनी बनाने को कही, सिर्फ 15। अनसिक्योर्ड हिस्से पे थोड़ी ज्यादा बना दो, 25 बना दो, 15 और 25। पर अनसिक्योर्ड बेटा स्पेसिफिक केस में अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लोन अकाउंट में, जहां पे बैंक के पास कुछ सेफगार्ड फी है, सच एज एस्क्रो अकाउंट, स्पेसिफिक पर्पस अकाउंट, तो वहां 20, दोनों की एवरेज। तो अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर अकाउंट जो होते हैं वहां पे 20 बोलते हैं। तो जनरल क्या है, सिक्योर्ड पे 15, अनसिक्योर्ड पे 25 और अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20। फिर आता है बेटा अगली कैटेगरी विच इज डाउटफुल। डाउटफुल में कहता है बेटा सीधा ही सीधा अनसिक्योर्ड पोर्शन पे, अनसिक्योर्ड पोर्शन पे सीधा ही 100 कर दो, इररिस्पेक्टिव जो मर्जी साल हो, सीधा 100। पर सिक्योर्ड हिस्से में बेटा 3 स्लैब्स है, अप टू 1,
1 2 3 और मोर देन 3। सो 25, 40 और 100, 25, 40 और 100 बेटा किस पे आएगी, डाउटफुल एडवांसेस पे, जो कि सिक्योर्ड हिस्सा 25, 40 एंड 100। और जो लॉस वाले बेटा उसमें तो मेरे को कहने की जरूरत ही नहीं है, लॉस पे सीधा ही कितनी आएगी सर, लॉस पे सीधा ही 100 आएगी, लॉस पे सीधा ही 100 आएगी। सिक्योरिटी की वैल्यू जो लेनी है रिलायजेबल वैल्यू लेनी है, ना कि उसकी कोई बुक वैल्यू। किस दिन की लेते हैं बेटा, बैलेंस शीट डेट पे। और दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चीज, अगर हमें क्वेश्चन सबस्टैंडर्ड और डाउटफुल में ये नहीं बताता, क्योंकि वही हमें जानना है कि सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड, क्वेश्चन नहीं बताता, तो हमेशा हम सिक्योर्ड मानते हैं बेटा, हमेशा मानेंगे सिक्योर्ड। तो हमारी प्रोविजंस बेटा हमारे सामने, स्टैंडर्ड में 0.25 एग्रीकल्चर, कमर्शियल एस्टेट 1.75, रेजिडेंशियल हाउसिंग अदर पे 0.4, सब स्टैंडर्ड सिक्योर्ड 15, अनसिक्योर्ड 25, अनसिक्योर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर 20। डाउटफुल में सिक्योर्ड वाले पे अप टू 1, 1 2 3, मोर देन 3, 25, 40, 100, अनसिक्योर्ड पे सीधा 100 इररिस्पेक्टिव कौन से साल का, और लॉस पे 100। इसी से रिलेटेड बेटा एक क्वेश्चन है जो कि हम यहां देखते हैं। सो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द अमाउंट ऑफ प्रोविजन जो बनानी है पीएनएल अकाउंट में बैंक के इस साल के 31 मार्च। स्टैंडर्ड एडवांसेस दिए 5000 आपके पास में, सब स्टैंडर्ड बेटा 3500। तो स्टैंडर्ड पे कितना बनेगा सर, स्टैंडर्ड एडवांसेस है 5000, हम यहाँ 4 कॉलम्स बना लेते बेटा, आप देखते चलेंगे। नीचे आया स्टैंडर्ड एसेट्स 5000, कितना परसेंट, 0.4%, और मल्टीप्लाई करके वैल्यू आ गई 0.4% है बेटा, 1% से भी कम है, बच्चा कई बार 40% कर देता है, 0.4% है, ठीक है। सब स्टैंडर्ड में 3500 है, पर कहता है इसमें सिक्योर्ड 1000 है और बाकी 2500 अनसिक्योर्ड है। और जो 2500 अनसिक्योर्ड है उसमें 1500 कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है जिसके एस्क्रो अकाउंट है। तो बेटा 1000 तो सिक्योर्ड हो गया, उस पे तो 15% हो गया। अब 2500 अनसिक्योर्ड है, 2500 के भी दो हिस्से, एक 1500 अनसिक्योर्ड वो इंफ्रास्ट्रक्चर वाला है जिसपे 20 है, और बचा हुआ कितना रह गया 1000, बचा हुआ 1000 है क्या, क्योंकि 2500 में से 1500 माइनस हो तो 1000 जिसपे 25 लग जाएगा। सो ये आपके प्रोविजन के रेट्स यहाँ पे लग जाएंगे इस पर्टिकुलर केस में, ठीक है ना, और वैल्यूज आती जाएगी। डाउटफुल अनसिक्योर्ड पे सर सीधा ही आपके पास में 100 है, डाउटफुल अनसिक्योर्ड में सीधा 100% लगाया। डाउटफुल सिक्योर्ड पे अप टू 1, 1 2 3, मोर देन 3, तो कितना कितना 25, 40 और 100, 25, 40 और 100, तो 500, 600 और 300 पे कितना कितना लगेगा 25, 40 एंड 100, और वैल्यूज आती जाएगी। और लॉस पे बेटा कितना है, लॉस वाले पे सीधा ही आपका कितना है 100 है, लॉस वाले पे सीधा ही कितना 100 है। तो मैंने एक ही क्वेश्चन ले लिया जिसमें हमारे मैक्सिमम सारे रेट्स अप्लाई हो गए और आपकी प्रोविजन के अमाउंट आ गए, बस मल्टीप्लाई किया, प्रोविजन रेट सही लगाना है बेटा और कुछ नहीं है, बड़े आसान से, प्रोविजन रेट लगाया आंसर आ गया, प्रोविजन रेट लगाया आंसर आ गया, ठीक है ना। देन अगला आता है बेटा स्पेसिफिकली इन केस ऑफ ईसीजीसी एंड डीएससीजी। कई बार बैंक्स क्या होते हैं बेटा, एक तरीके का एडिशनल कवर लेते हैं, जैसे हम लोग इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं ऐसी बैंक्स लेता है बेटा, कवर्स लेता है एक्सपोर्ट लोन्स वगैरह में, डिपॉजिट इंश्योरेंस, आपके पास क्रेडिट गारंटी स्कीम है, तो वहां पर में कुछ कवर्स होने की वजह से उन्होंने क्या बोला, प्रोविजन थोड़ी सी डिफरेंट तरीके से करते हैं। तो हम क्या करते हैं बेटा, सबसे पहले जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस होगा टोटल, उसमें से सिक्योर्ड पोर्शन की रियलाइजेबल वैल्यू को सबसे पहले माइनस कर देंगे, जितना सिक्योर्ड पोर्शन की रियलाइजेबल वैल्यू होगी क्वेश्चन देगा वो माइनस करेंगे, और फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन आएगा, फिर अनसिक्योर्ड पोर्शन आएगा, और फिर हम कवर का बेनिफिट देंगे, और इससे प्रोविजन में देखेंगे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं क्या करता हूं, इसको समझाने के साथ साथ आपको क्वेश्चन ले लेता हूं। तो अगर आप देखेंगे जैसे एक अकाउंट हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर है बैलेंस शीट डेट पे, ठीक है जी, एक अकाउंट हमारे पास आउट ऑफ ऑर्डर बैलेंस शीट डेट पे, अकाउंट जो है हमारे पास डाउटफुल एसेट है अप टू 1 ईयर, आउटस्टैंडिंग तो 673 है, कवर है 25% का, कुछ परसेंटेज के साथ लिमिट भी दे रहा है वो हम देख लेते क्या है, और सिक्योरिटी कितनी है बेटा 150 की, कह रहा है बताओ कितनी प्रोविजन बनानी है। तो पहले क्या करना है, टोटल में से आपने बेटा माइनस कर देने सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू, तो 1.5 लाख सिक्योरिटी की रियलाइजेबल वैल्यू है। देखो कई बार क्या होता है वो लिखता है सिक्योरिटी की भी रियलाइजेबल वैल्यू ब्रैकेट में लिख देगा, इसका भी 80% है रियलाइजेबल वैल्यू, तो मैं क्या करूंगा 1.5 लाख का भी 80% करूंगा। अभी मैं मान रहा हूं जितने की सिक्योरिटी पड़ी, अगर इसको बेचूंगा तो 1.5 लाख तो सिक्योरिटी से अधिक, तो रियलाइजेबल वैल्यू उतनी है, तो 673 में से पहले क्या माइनस किया, सिक्योर्ड पोर्शन की रियलाइजेबल वैल्यू 523 रह गया। अब मेरा इतना नुकसान होने की संभावना है बैंक की, तो पर आपने कवर लिया हुआ है 25% का, तो आप कवर का बेनिफिट दे देंगे, तो आप 25% माइनस करेंगे इसका कवर का, बेसिकली जो अनसिक्योर्ड है वो बना इतना, पर इस पर रिस्ट्रिक्शन लगा दी मैक्सिमम ऑफ 1 लाख, इससे ऊपर नहीं जा सकता, तो हम 1 लाख पे रोक देंगे। अगर ये ना लगाता तो सर 130750 माइनस करते, तो हमने कवर का बेनिफिट दिया,
तो कवर का बेनिफिट बेटा किस पे आएगा सर, जितना परसेंटेज अनसिक्योर्ड का, इस वैल्यू का अनसिक्योर्ड का कवर माइनस करेंगे और बाकी आएगा नेट अनसिक्योर्ड, बाकी आएगा नेट अनसिक्योर्ड, वही यहाँ पे आया 423, वही यहाँ पे आया बेटा कितना 423 हमारे पास में, ठीक है ना। अब क्या करना है, अब प्रोविजन बनानी है। प्रोविजन बनेगी डिपेंडिंग ऑन एडवांस कौन सी कैटेगरी के, सिक्योर्ड हिस्से पे रेट लग जाएगा और नेट अनसिक्योर्ड पे लगेगा। मतलब कवर वाले पोर्शन पे बस प्रोविजन नहीं बन रही, सिक्योर्ड हिस्से बन रही है और नेट अनसिक्योर्ड पे बन रही, क्योंकि उतना तो कवर है, वो तो यार गारंटी है, वो तो इंश्योरेंस पॉलिसी एक तरीके की, कल को नुकसान होगा तो इतने पैसे तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे बेटा, उसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सो यहाँ पे जो प्रोविजन है बेटा, हमारा एडवांस कौन सा था सर, हमारा एडवांस था डाउटफुल अप टू 1 ईयर। सो सिक्योर्ड पोर्शन है 1.5 लाख, 1.5 लाख पे कितने परसेंट, 25%, डाउटफुल अप टू 1 में, और नेट अनसिक्योर्ड है 423, उस पे 100% हो गया, क्योंकि अनसिक्योर्ड पे तो 100 है सीधा डाउटफुल में, ठीक है ना। तो ये आपकी प्रोविजन आ जाएगी टोटल करके। तो आपने क्या सीखा बेटा, आउटस्टैंडिंग बैलेंस में से क्या माइनस करेंगे, सिक्योरिटी की रिलीजेबल वैल्यू, क्वेश्चन बताएगा, जो अनसिक्योर्ड है उसमें से कवर का परसेंटेज का इफेक्ट देंगे, अगर कोई लिमिट लगाई तो साथ में लिमिट भी लगा देंगे, रिस्ट्रिक्टेड अप टू, आपका नेट अनसिक्योर्ड है। प्रोविजन किस पे बनेगी, सिक्योर्ड पे और नेट अनसिक्योर्ड पे, कवर वाले पोर्शन पे नहीं बनेगी, कवर वाले पोर्शन पे नहीं बनेगी बेटा, ठीक है बात यहां तक, यस सर, यहां तक बात हमें क्लियर है। देन अगला बेटा टॉपिक बहुत ही आसान है, अगला टॉपिक आ रहा है बेटा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, जिसे हम जनरल परिभाषा में बेटा सिंपल बोलते हैं प्री रिसीव्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम, ऐसी इनकम जो मिल तो गई पर पर्टेनिंग टू नेक्स्ट ईयर है, जिसे हम नॉर्मल अकाउंटिंग परिभाषा में बोलते हैं बेटा प्री रिसीव्ड इनकम। तो बेटा बैंक एक फैसिलिटी देता है कस्टमर्स को, वो पता है क्या फैसिलिटी देता है बेटा, वो फैसिलिटी देता है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल की। सो 1 अप्रैल को साल चालू हुआ, 31 मार्च को साल खत्म हुआ, बैंक क्या करता है, बिल डिस्काउंट करता है। अब मान लीजिए बैंक ने बेटा 1 फरवरी को एक बिल डिस्काउंट किया जो 1 लाख रुपए का है, और बैंक ने 6000 की डिडक्शन करके आज 94,000 दे दिए। ये बिल जो है बेटा, इसकी जो ड्यू डेट है ना वो 30 अप्रैल है, तो आपके पास इतने पीरियड का है। अब बैंक क्या करता है बेटा, जिस दिन बिल डिस्काउंट करता है ना, वो तो अपनी इनकम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेता है, बैंक अपनी इनकम उसी दिन रिकॉर्ड कर लेता है जिस दिन बिल डिस्काउंट करता है। तो बैंक क्या करेगा, इसी दिन एंट्री डालेगा डिस्काउंटिंग करते समय, देखो बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, उसने तो एक तरीके का 1 लाख का लोन दिया है, जिसमें से आज कस्टमर को 94 दे दिए, और अपनी इनकम रिकॉर्ड कर ली 6000 की डिस्काउंट और मिल के, ऐसे ही बैंक पूरे साल करता रहता है। सो ये इनकम हमारी उस तारीख को रिकॉर्ड हो जाती है बेटा जिस दिन बिल डिस्काउंट करा, 1 फरवरी को, उसी दिन रिकॉर्ड होगी इनकम जिस दिन बिल डिस्काउंट किया। नाउ द प्रॉब्लम विच कम्स इज कि जब मेरा 31 मार्च खत्म होगा, तो मैं क्या ये 6 की 6000 की इनकम इसी साल पीएनएल में ले जाऊंगा, नहीं, वो गलत हो गया। क्यों, क्योंकि बेटा इसमें अगर हम देखेंगे, ये जो 1 महीना है, क्योंकि टोटल में 3 महीने हैं, फरवरी मार्च और अप्रैल, तो जो इसमें ये 1 महीना है अप्रैल का, इसकी इनकम तो अगले साल की बनती है ना, क्योंकि वो अक्रू अगले साल हो रही है। ये जो 6000 निकलता है पी इंटू आर इंटू टी करके तो निकलता है, कितने का बिल है, कितना रेट है, कितना टाइम पीरियड है। अब जितना पीरियड अगले साल को फॉल कर रहा है, रिसीव आपकी अभी होगी एक तरीके से, क्योंकि आपने इनकम उसी दिन रिकॉर्ड कर ली जिस दिन बिल डिस्काउंट किया, वो आपकी इनकम बेटा बनेगी प्री रिसीव्ड इनकम। उतनी इनकम आप करंट ईयर में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। सो 6000 अगर बेटा 3 महीने की है, मैं जनरल में बात कर रहा हूं, सो 1 महीने की कितनी होगी, विच इज 2000। सो 2000 की इनकम अगले साल जाके रिकॉर्ड होगी, वो इस साल नहीं हो सकती बेटा, 2000 की इनकम अगले साल जाके रिकॉर्ड होगी। तो हम क्या करते हैं बेटा, इनकम को कम करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो हम क्या करेंगे, डिस्काउंट ऑन बिल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और इसे एक अकाउंट में लेके प्री रिसीव्ड इनकम अकाउंट, जिसे बैंकिंग टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं बेटा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। क्या बोलते हैं, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड विद वैल्यू ऑफ 2000। क्या ये इनकम अगले साल जाके रिकॉर्ड होगी, यस सर। तो 1 साल की क्लोजिंग एंट्री अगले साल जाके ओपनिंग होगी। तो ऐसा पिछले साल से भी तो उठ के आ सकता है, ऐसा पिछले साल से भी तो उठ के आ सकता है। तो पिछले साल का जो प्री रिसीव था वो करंट ईयर की इनकम बनेगा ना, तो इसे हम बेटा बोलते हैं क्लोजिंग रिबेट, इसे हम बोलते हैं क्लोजिंग रिबेट। ऐसा ही हो सकता है पिछले साल भी तो बेटा मान लीजिए कुछ 3000 था, जो पिछले साल क्लोजिंग प्री रिसीव था, जैसे यहाँ पे 2000 आया, वो इस साल 31 मार्च को 2000 आया, ऐसे पिछले साल होगा।
क्या वो करंट ईयर की इनकम में रिकॉर्ड होगा? यस, जैसे ये 2000 अगले साल जाके रिकॉर्ड होगा, ऐसे जो पिछले वाला था वो इस साल होगा। तो वो होता है बेटा ओपनिंग रिबेट। उसे करंट ईयर की इनकम बनाना है, तो करंट ईयर की इनकम बनाने के लिए इनकम को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री डालते रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड टू डिस्काउंट ऑन बिल। जितनी भी आपकी करंट ईयर में इनकम रिकॉर्ड होगी जो पिछले साल मिल चुकी थी, तो उसकी एंट्री बनी रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट, करंट ईयर की इनकम बढ़ गई। सो करंट ईयर की इनकम में क्या क्या आएगा? एक, जो पिछले साल का उठ के आया वो 3000, दूसरा ये 6000 जो इस साल में मिला, पर इस 6 में से जितना अगले साल को परटेन करता है ये 2000, ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। सो वो इनकम हमारी पीएनएल में जाएगी विच इज ओपनिंग रिबेट, प्लस कितनी इस साल इनकम मिली माइनस क्लोजिंग रिबेट। जैसे ही करेंगे हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा, और अमाउंट कहां चला जाएगा? पीएनएल में, डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल। जो भी फाइनल आपकी इनकम बनती है वो कहां चली जाएगी बेटा? पीएनएल में चली जाएगी, डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल अकाउंट। बहुत ही इजी, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड। ना हमारे लिए बेटा यहाँ मेन मुद्दा क्या होता है? मेन मुद्दा हमारे लिए बेटा होता है ये क्लोजिंग रिबेट को निकालना। मैंने तो यूनिटरी मेथड ले लिया, 6000 अगर 3 महीने की थी तो 1 महीने की कितनी है। हमें क्या करना पड़ता है बेटा? डेट्स पे जाना पड़ता है। सो एग्जाम का क्वेश्चन, आरटीपी का क्वेश्चन बिल्कुल आपके पास जो एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है जो इसमें आता है। सो क्वेश्चन देखते बेटा, इससे रिलेटेड हम 2 क्वेश्चन करेंगे भी। कहता है बैंक इंफॉर्मेशन दे रहा है 31 मार्च की, कितने बिल डिस्काउंटेड की वैल्यू दे रहा है? एक रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड दे रहा है, ये ओपनिंग हो गया जो पिछले साल का उठ के आ रहा है, डेट से पता चल रहा है ना 1 अप्रैल 20। ये इस साल कितना रिसीव हुआ वो बता रहा है 633,990। एनालिसिस में 4 बिल है बेटा, इनकी ड्यू डेट देखेंगे ना साल खत्म होने के बाद फॉल करती है, क्योंकि हमारा साल खत्म हुआ 31 मार्च को, और रेट दे रहा है। कह रहा है बताओ कितना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड और एंट्री चालू। अब बेटा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड इज नथिंग बट इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट जो है, ये जो डिस्काउंटिंग की इनकम आ रही है, ये हमें वो जाननी है जो 31 मार्च के बाद बनती है। जितनी इनकम 31 मार्च के बाद से लेके ड्यू डेट के ऊपर बनती है जाके, क्या वही रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड है? यस, क्योंकि वो इनकम इस साल की नहीं अगले साल की। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अमाउंट पता है, यस, हमें रेट पता है, यस, हमें टाइम जानना। टाइम कब से निकालेंगे सर? जब साल खत्म होगा उसके बाद से। कब तक? ड्यू डेट तक। सो ड्यू डेट तक हम अपने पास करेंगे बेटा डेज काउंट। तो ये आपके ड्यू डेट्स बेटा डेज बनेंगे आफ्टर 31 मार्च। आफ्टर 31 मार्च वाला ही तो हिस्सा लेंगे। सर 3 दिन ग्रेस के बिल ऑफ एक्सचेंज है। अरे यार ड्यू डेट दे रहा है तो 3 दिन ग्रेस के ऑलरेडी एडिड है। अगर आप ड्यू डेट निकालते हो तो फिर आप 3 दिन ग्रेस के ऐड करोगे। मान लो वो बिल की डेट और टर्म देता है, तो वो देता है 12 मार्च, 3 महीने का बिल है, तो 12 मार्च में 3 महीने ऐड करके 12 जून प्लस 3 दिन ग्रेस के 15 जून। तो अब जो 15 जून दे रहा है पहला, वो ऑलरेडी उसके बाद है, वो ऑलरेडी उसके बाद है, तो अलग से नहीं सोचने का। क्यों बच्चा कहता है सर मैं तो वो भी सोचूंगा, मेरे को नॉलेज है तो मैं अप्लाई करूंगा। हाँ, तो वो अप्लाई तभी करोगे जब रेलिवेंस है। तो ये रहा पी, ये रहा आपका आर, और ये रहा टी। तो पी इंटू आर इंटू टी करेंगे तो आपका निकल जाएगा ये रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड। चारों पे अप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी। क्या ये इनकम इस साल रिकॉर्ड करेंगे कि अगले साल? सर अगले साल। तो इसके लिए इस साल की इनकम क्या कर देंगे? कम। सेम तरीके से जो पिछले साल का उठ के आ रहा है वो करंट ईयर की इनकम बन जाएगा। तो 132,960 करंट ईयर की बन जाएगा। सो वो बना रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, डेबिट हुआ, उसका क्रेडिट बैलेंस है, और इस साल की इनकम बनाने के लिए क्रेडिट किया, ये ओपनिंग आ गया। देन जो इस साल का आपने क्रिएट करना है वो क्लोजिंग आ गया, डिस्काउंट ऑन बिल टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट, जो अभी वैल्यू निकाली हमने। जो इस साल की इनकम कम करेंगे अगले साल लेके जाएंगे, प्री रिसीव्ड इनकम है, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड आ जाता है। और फाइनली इनकम पीएनएल में जाएगी तो डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल, और जो कितना जाएगा हमें रिसीव कितना हुआ बेटा? प्लस ओपनिंग और माइनस क्लोजिंग, क्योंकि जितना मिला उसमें जितना अगले साल को माइनस हो गया क्लोजिंग, और पिछले साल जो पहले ही मिल चुका है वो ऐड हो जाएगा। सो एंट्री बनी डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल, डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल, ठीक है ना? यस सर। सर एक और क्वेश्चन करा दो ना इसका। लो बेटा एक और कर लेते हैं। देखो सो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन अगेन आरटीपी सेडीमेट का है। कंपनी ने बोला कि उसका बैलेंस है 40 करोड़ का, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में बेटा 31 मार्च 2020 को इंफॉर्मेशन दे रहा है, फिर ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च 21। तो बेटा ये वाला जो पहले दिया था ये ओपनिंग बैलेंस हो गया 40 करोड़, क्योंकि वो 31 मार्च 20 का है, वो ओपनिंग हो गया, ओपनिंग रिबेट, ठीक है ना? कहता है इस साल में ये 40 का इस साल की इनकम बन जाएगा, यस, तो वो एंट्री आ गई, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट टू डिस्काउंट ऑन बिल 40 करोड़, ये तो इस साल की इनकम बन जाएगी ना, बात खत्म होगी। इस पूरे साल में कहते हैं बिल डिस्काउंट करे 5000 करोड़ के, जिसपे इंटरेस्ट चार्ज करा 14%,
और एवरेज पीरियड है 146 डेज। तो बेटा ये अब ना इस क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस नहीं दे रहा कि आपको सीधा डिस्काउंट की इनकम बता दे कितनी रिसीव हुई है, ये बता रहा है कितनी वैल्यू के बिल डिस्काउंट करे। तो हमें खुद निकालना पड़ेगा कि कितनी इनकम बनती है। तो 5000 करोड़ हमारे बिल्स है, रेट है 14% और हमने एवरेजली 146 डेज की इनकम चार्ज करी है जो डेट्स है। तो वो आप चेक करेंगे, वो आएगा 280। वो कितना होना 280। तो अल्टीमेटली कस्टमर्स को जो अमाउंट दिया जा रहा है बेटा वो 5000 करोड़ बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, टू कस्टमर 4720 माइनस करके, और ये डिस्काउंट ऑन बिल अभी मैंने मैच करा दिया 280 आ गया, ये मैंने मैच करा दिया 280 आ गया, ठीक है ना। यस सर। अब कहता है इसमें से 500 करोड़ के जो बिल है उनकी रियलाइजेशन हो रही है 31 मार्च के बाद, और समय 31 मार्च के बाद कितना 73 डेज। तो ये क्लोजिंग रिबेट निकालने में काम आ जाएगा, और डिस्काउंटिंग तो 14% पे हुई थी। तो 500 करोड़ के बिल्स पे क्या निकलेगा, क्लोजिंग रिबेट। $500 करोड़ के बिल्स पे क्या लिखने का, क्लोजिंग रिबेट। तो वो एंट्री होगी डिस्काउंट ऑन बिल टू रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड 14। डिस्काउंट ऑन बिल इनकम डेबिट हो गई कम करने के लिए, और क्रेडिट कर दिया बेटा रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में, वो आ गया। और फाइनली इनकम कहां चली गई सर, पीएनएल में। ओपनिंग प्लस कितना मिला आपको और माइनस एक क्लोजिंग करेंगे, सब करने के बाद कितना बना 306, और वो आ गया डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल। डिस्काउंट ऑन बिल टू पीएनएल। कई बार बेटा इसके लेजर अकाउंट मांगता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने एंट्री डाली हो लेजर अकाउंट आ जाएगा, डिस्काउंट अकाउंट तो पीएनएल में जाके खत्म हो गया। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड का ओपनिंग बैलेंस है और एज इट इज क्लोजिंग में रह जाएगा जो ओपनिंग रिबेट और क्लोजिंग रिबेट है, ठीक है ना। तो वो लेजर अकाउंट कई बार बन जाता है अगर मांगता है। यहाँ पे सर हमने सेकंड एंट्री क्यों डाली, पिछले में तो हमने डाली नहीं थी बेटा, पिछले में ट्रायल बैलेंस दे रहा था, तो वो इनकम ऑलरेडी पहले से ही दे रहा है 633,990 की, तो वो ऑलरेडी दे रहा है, तो वो डल चुकी है एंट्री। इस क्वेश्चन में हमें वो बता रहा है इंफॉर्मेशन, तो हमें डालनी थी जो डिस्काउंट की, बाकी ओपनिंग आएगी क्लोजिंग आएगी पीएनएल में आएगी। सिंस वो ट्रांजैक्शन दे रहा है और बता रहा है कि इतनी वैल्यू इतना है, तो हमें डालनी पड़ रही है। ट्रायल बैलेंस देगा तो वो एंट्री डालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, वो पॉइंट हमें ध्यान रखना होता है। अगला आता है बेटा हमारे छोटे छोटे दो कॉन्सेप्ट है, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बोनस मार्क्स। एक है बिल फॉर कलेक्शन। बिल फॉर कलेक्शन क्या होता है सर, बिल फॉर कलेक्शन होता है बैंक एक और सर्विस देता है कि लोगों के जो बिल है ना, बिल ऑफ एक्सचेंज, उसे अपनी कस्टडी में रखता है और ड्यू डेट पे प्रेजेंट करता है ड्रॉई को, पैसे लेता है और अकाउंट में डाल देता है ड्रॉर के, जो पार्टी के कस्टमर के। ड्रॉई अगर पैसे नहीं देता तो पैसे नहीं डालता अकाउंट में, और इस सर्विसेज के लिए वो कस्टोडियन एक्ट करने के लिए और इस सर्विसेज के लिए वो कमीशन चार्ज करता है, वो अलग है कस्टमर से। क्या बैंक को ये रिकॉर्ड मेंटेन करना जरूरी है कि कितनी वैल्यू के बिल्स उसके पास पड़े? यस सर। तो बैंक को एक बिल रिकॉर्ड बनाना पड़ता है जिसे बिल्स फॉर कलेक्शन का रिकॉर्ड बनाते हैं। यहां पे बैंक बेटा दो अकाउंट बनाता है, एक बिल फॉर कलेक्शन एसेट, एक बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, जो दोनों के एक्चुअली में क्या है, मिरर इमेजेस है। एसेट इसलिए क्योंकि पैसे बैंक को मिलने हैं ड्रॉई से, और लायबिलिटी इसलिए क्योंकि जैसे ही पैसे आएंगे कस्टमर के अकाउंट में डालने, तो अल्टीमेटली वो लायबिलिटी हो गई। अब यहां पे बेटा हमारे पास एक क्वेश्चन मैं लेता हूं जिससे मैं वैल्यूज को समझाता हूं। तो वो क्या कहता है, ओपनिंग में बिल्स फॉर कलेक्शन पहले से पड़े 28 लाख। तो बेटा हमारे दो अकाउंट होते हैं, एक बिल फॉर कलेक्शन एसेट जैसे मैंने बोला, एक बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी। सो हम क्या करते हैं, दोनों अकाउंट ओपन कर लेते हैं, एक एसेट अकाउंट एक लायबिलिटी अकाउंट। और आपने क्या किया, ओपनिंग पड़े तो एसेट का क्या होता है डेबिट बैलेंस और लायबिलिटी का क्या होता है क्रेडिट बैलेंस। तो आपने सीधा जाके लिख दिया 28 लाख 28 लाख, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी, ठीक है ना, ओपनिंग में भी और क्लोजिंग में भी। ये हमने अपने पास में लिख दिया 28 लाख, ठीक है ना, एसेट का डेबिट लायबिलिटी का क्रेडिट। ड्यूरिंग 2021 में और कितने बिल्स मिले बेटा इस साल में, 2 करोड़ 50 लाख 58 लाख। जब बिल्स मिले तो क्या बैंक की कस्टडी में और बिल्स आ गए? यस। तो एंट्री बड़ी सिंपल है, जब बिल्स आएंगे तो एसेट भी बढ़ेगा और लायबिलिटी भी बढ़ेगी। तो एंट्री बड़ी बेसिक है, आपस में ही चल रही है, एसेट टू लायबिलिटी। तो बिल फॉर कलेक्शन एसेट टू बिल फॉर कलेक्शन लायबिलिटी, वो सीधा ही आ गया 2 करोड़ 58 लाख। बस सिंपल सी इतनी आसान सी एंट्री है। और फिर बिल्स कम कैसे होते हैं, या तो पैसे दे देगा कस्टमर और ड्रॉई जो है, या वो नहीं देगा तो डिसऑनर हो गए। तो बिल्स कलेक्टेड कितने हुए 1 करोड़ 88 लाख, तो लायबिलिटी टू एसेट, लायबिलिटी टू एसेट आपस में एंट्री हो रही है, कुछ और नहीं है। और कितने डिसऑनर और रिटर्न हो गए 22 लाख, तो वो भी कम हो गए 22 लाख, लायबिलिटी टू एसेट। जितने बिल्स टोटल में रिसीव हुए थे वो आपके पास आ गए, उतने पहले से पड़े थे और बढ़ गए। कितनों की पेमेंट आ गई, कितनों की नहीं आई, उतने से कम हो गए।
आपसे मांगी ही रहा था एसेट अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट, वो हमने दोनों बना दिए बेटा। क्लोजिंग बैलेंस निकल के आ जाएगा आपका कितना, 76 लाख। ये मिरर इमेजेस है सर, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, आ सकता है, पहले के टाइम पे आया हुआ भी आपका 4 नंबर का बनता है और ये प्योर बोनस मार्क्स है। इंस्टीट्यूट तो कह रहा है मैं नंबर बांट रहा हूं, तुमने लेने के ले लो तो हम मना थोड़ी ना करेंगे, बांटते हुए नंबर तो हम पक्का लेंगे ना। यस सर। फिर अगला एक और छोटा सा टॉपिक है बेटा, विच इज योर एक्सेप्टेंस एंड इंडोर्समेंट का। ये क्या होता है बेटा, बैंक एक और सर्विस प्रोवाइड करता है, दैट इज प्रोवाइडिंग द गारंटी ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। सो वो एक्सेप्टेंसेस इंडोर्समेंट दे रहा है, बेसिकली बैंक गारंटीज दे रहा है। यहां पे भी बैंक अल्टीमेटली क्या दोनों अकाउंट बनाता है, पर हमसे क्वेश्चन में एक ही अकाउंट मांगता है बेटा। तो क्योंकि वो एक ही अकाउंट मांगता है तो बेटा हम इसमें से कौन से वाला अकाउंट बनाते हैं, लायबिलिटी वाला, क्योंकि बैंक की प्राइमरी लायबिलिटी है पर एसेट भी है। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको क्वेश्चन से समझाता हूँ कि यहाँ पे क्योंकि हम एक ही अकाउंट बनाते हैं लायबिलिटी वाला, कौन सा बनाएंगे, लायबिलिटी वाला। अगेन यहाँ दोनों अकाउंट बनते हैं। गारंटीज में क्या होता है, बैंक ने कस्टमर के बिहाफ पे गारंटी दी थर्ड पर्सन को, अगर कल को कस्टमर ने पैसे नहीं दिए तो बैंक को देने पड़ जाएंगे और बैंक कस्टमर से रिकवर कर ले। कस्टमर ने दे दिए फिर बात ही खत्म होगी। तो बैंक को ये रिकॉर्ड तो बनाना है ना कितनी गारंटीज पेंडिंग है, तो उसके लिए बैंक बेटा यहाँ पे बनाता है अकाउंट 1 अप्रैल को एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट नॉट येट सेटिस्फाइड, कितना अमाउंट है 58 लाख, ये ओपनिंग है। हमसे एक्चुअली एक ही अकाउंट मांगता है, एक्सेप्टेंस एंडोर्समेंट अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट, दो नहीं मांगता है। तो हम क्या करते हैं, ओपनिंग, क्योंकि मैंने क्या बोला लायबिलिटी वाला बनाते हैं तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगा, और गारंटीज आएगी बढ़ जाएगा, कम होएगा तो डेबिट हो जाएगा, ठीक है। फिर इस पूरे साल में कितनी और गारंटीज आई, 1,76 लाख। अब बेटा यहाँ पे बस आपको जो नंबर लेने और याद रखना है, वो दूसरे अकाउंट का नाम है कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंसेस इंडोर्समेंट एटसेट्रा, कॉन्स्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एटसेट्रा 1,76,00,000। बस यही अकाउंट बार बार आना बेटा, यही अकाउंट बार बार आना है। एक्सेप्टेंसेस इंडोर्समेंट एटसेट्रा लिख दो, एक्सेप्टेंसेस गारंटीज एटसेट्रा लिख दो, जैसे भी है। ये इंक्रीज हो रही है और कम कैसे हो रही है, कुछ बैंक ने ऑनर करी 1 करोड़ की, कुछ क्लाइंट ने पे करी 40 लाख की, और कुछ बैंक ने ऑनर करी क्योंकि क्लाइंट ने नहीं ऑनर करी। तो तीनों से कम हो रहा है, बैंक ऑनर कर रहा है या कस्टमर ऑनर कर रहा है, या कस्टमर नहीं दे रहा तो बैंक ऑनर कर रहा है। तो 1 करोड़ 40 लाख और 4 लाख, तीनों से कम हुई, अकाउंट वही है। और पता चल जाएगा कितनी पेंडिंग है। देखो इसका आंसर जो है ना क्वेश्चन का बेटा वो तो आप पता है क्या कर सकते हो, वो तो बेटा आप अपने पास में क्वेश्चन पढ़ते ही पता कर सकते हो। मेन चीज किस चीज की होती है, मेन चीज बेटा होती है हमेशा हमारे पास में हाउ वी आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग द थिंग, हाउ वी आर एक्चुअली प्रेजेंटिंग द थिंग। आंसर तो बेटा हमें अपने पास में क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाता है कितना आना है, ठीक है ना। तो ये तो बहुत ही आसान सा आपका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यस सर। नाउ इसके बाद बेटा हमारा अगला जो टॉपिक आता है दैट इज योर फाइनल अकाउंट, विच इज इंपॉर्टेंट। फाइनल अकाउंट मतलब जो बैंक की बैलेंस शीट पीएनएल बनते हैं, क्योंकि बैंक को बेटा कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 लागू नहीं होता, क्योंकि बैंक के लिए अलग से एक्ट है बेटा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, और उनके एक्ट ने अलग से फॉर्मेट दिया। अब यहाँ पे शेड्यूल नंबर गिवन है बेटा, टोटल में 16 शेड्यूल्स है, जिसमें से 12 शेड्यूल है बैलेंस शीट के, 12 शेड्यूल है बेटा बैलेंस शीट के, और 4 शेड्यूल है बेटा आपके पीएनएल के। 12 किसके, बैलेंस शीट के, 4 है पीएनएल के। जो 12 शेड्यूल बैलेंस शीट के है ना, वो बड़े सिंपल सी बात हो रही है, वहां पे आपके पास बेटा पहले 5 है लायबिलिटीज के, अगले 6 है बेटा एसेट्स के, और 12वां है कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज का, 12वां है कॉन्टिजेंट लायबिलिटी का। तो ये हमारे है किसके, बैलेंस शीट के, विच इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि जनरली जो क्वेश्चन होता है ना वो पीएनएल का आता है। मैं आपको जो क्वेश्चन कराऊंगा पीएनएल वाले हम करेंगे। सो जनरली क्वेश्चन आपका पीएनएल का आता है, तो हमें पीएनएल वाले को ध्यान से समझना होता है। पीएनएल में 4 शेड्यूल्स है, 2 इनकम के, 2 एक्सपेंडिचर के बेटा। जो इनकम के बेटा 13-14 आ गया, जिसमें एक इंटरेस्ट का एक अदर का, और 15-16 आपके खर्चे के हैं, ठीक है ना, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो हम अभी देखते हैं आपके पास में इसमें क्या क्या वैल्यूज डलती है। सो डोंट वरी, अभी हम एक एक करके देखते हैं। बैलेंस शीट के जो बेटा आपके 16 शेड्यूल्स है और 12 शेड्यूल्स है, वो बड़े बेसिक है। पहला कैपिटल जो हमेशा होता है, दूसरा रिजर्व सरप्लस, जहां रिजर्व्स आगे सारे, सिक्योरिटी प्रीमियम, जनरल रिजर्व, पीएनएल सारे आगे। डिपॉजिट जो बैंक का, लोगों का पैसा बैंक के पास पड़ा है जिसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट देता है, फिक्स डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट, करंट अकाउंट, ये सारी चीजें आगे, ठीक है ना। बोरिंग्स क्या है, जो बैंक ने पैसा कहीं से बोरो किया हुआ वो आपके पास में आ गया, विच इज बोरिंग्स। और अदर लायबिलिटीज एंड प्रोविजन लाइक प्रोविजन फॉर टैक्स, रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, बिल पेबल, ये सारी चीजें आ गई। तो टोटल हो गया। एसेट में बेटा क्या है, कैश एंड बैलेंस विद आरबीआई, कितना खुद के पास पड़ा है, कितना आरबीआई के पास पड़ा है। बैलेंस विद बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, कितना पैसा हमारा दूसरे बैंकों के पास पड़ा है। और मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट, ट्रेजरी बिल, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, ऐसी चीजें।
फिर आगे इन्वेस्टमेंट जो आपका शेड्यूल नंबर 8 होता है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट जो करके गोल्ड सिल्वर वगैरह जो भी ले रखे, शेयर्स डिबेंचर बॉन्ड है। एडवांसेस, एडवांसेस इज इंपॉर्टेंट, जैसे यहाँ 3 है डिपॉजिट, जो लोगों का पैसा पड़ा, एडवांसेस जो बैंक ने दिया हुआ है। सो एडवांसेस बेटा ये चीज आती है, विच इज बिल परचेज एंड डिस्काउंटेड, जो हमने सबसे पहले सीखा था, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट और टर्म लोन। इन तीनों को आप डालते हो बेटा इंडिविजुअली, इन तीनों का टोटल आ गया मान लो 5000। इसी को हम दिखाते एक और क्लासिफिकेशन से, पर अगर क्वेश्चन बोलता है तो, विच इज कितने सिक्योर्ड बाय टेंजिबल है, कितने कवर्ड बाय बैंक गवर्नमेंट गारंटी और कितने अनसिक्योर्ड है। इसमें से वो कोई भी दो देगा, तीसरा निकाल लोगे, क्योंकि बेटा टोटल तो 5000 ही आना है। अब मान लो उसने हमें अपने पास में दो वैल्यू दे दी, पहली वाली दे दी 1000 और दूसरी वाली दे दी 2500, ये वाली, तो ऑब्वियसली ये बैलेंस फिगर आ गई ना 1500, क्योंकि हम इन्हीं लोन्स एडवांसेस को दूसरे नजरिए से भी बांट रहे, सिक्योरिटी वाइज। पहला था नाम वाइज, टर्म लोन, बिल परचेज डिस्काउंट, कैश क्रेडिट। दूसरा है सिक्योर्ड बाय टेंजिबल, कवर्ड बाय गवर्नमेंट गारंटी, बैंक गारंटी, और तीसरा अनसिक्योर्ड। क्वेश्चन देगा ये इन्फॉर्मेशन दो बताएगा तभी तो तीसरा बता पाओगे, वरना आप कैसे बता दोगे, ठीक है। सो बहुत रेयर चांसेस है वैसे भी बैलेंस शीट के, फिर भी मैं आपको वो वाले बता रहा हूँ जो रेलिवेंट है। फिक्स एसेट्स आगे बेटा, प्रीमिसेस, फर्नीचर वगैरह जो भी बैंक के पास पड़े, अदर एसेट्स आगे। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी बैलेंस शीट के बाहर है, जो भी बैंक की कॉन्टिजेंट लायबिलिटीज है, शेड्यूल नंबर 12। और बिल फॉर कलेक्शन का बेटा कोई शेड्यूल नंबर नहीं है, कोई शेड्यूल नंबर नहीं है, ये सीधा आता है। बिल फॉर कलेक्शन जब वो सीधा आ जाता है बेटा, उसकी वैल्यू जो भी हमने टॉपिक किया था इससे पहले, सीधा वैल्यू आती है, वो आपके पास में उसका कोई अलग से शेड्यूल नंबर नहीं बनता है, ठीक है ना। यस। अब बेटा हमें जो सीखना है वो बेटा सीखना है पीएनएल। नाउ पीएनएल के लिए बेटा मेरे साथ ध्यान से समझते जाएंगे। पीएनएल में हमारे यहाँ पे कुछ हिस्से आ रहे हैं। पहला हिस्सा होता है बेटा इनकम का, पहला हिस्सा किसका होता है बेटा, इनकम का। अब इनकम के अंदर में बेटा हमारे पास में दो है, एक है बेटा इंटरेस्ट अर्न शेड्यूल नंबर 13, एक है अदर इनकम शेड्यूल नंबर 14। 13 एंड 14, 13 में क्या आता है, तो बेटा 13 में हमारे पास में जो चीजें आती है इंटरेस्ट अर्न में, वो क्या क्या आता है सर, जो भी इनकम मिल रही है, एक तो एडवांसेस बिल्स पे, इंटरेस्ट डिस्काउंट की जो मेजर इनकम, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर जो इनकम आ रही है, आपने डिबेंचर बॉन्ड्स के ऊपर क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट की इनकम आ रही है, जो आपका पैसा आरबीआई या दूसरे बैंकों के पास पड़ा है उसके ऊपर जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सो जो भी इनकम आ रही है एडवांसेस बिल्स पे, इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर, दूसरे बैंकों के पास से आरबीआई के पास पैसा पड़ा उसके ऊपर जो इंटरेस्ट मिल रहा है, वो होता है इंटरेस्ट। 14 होता है बेटा अदर इनकम, जो भी इसके अलावा है, जैसे कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, जनरली क्वेश्चन में देखने को मिलता है। आपने इन्वेस्टमेंट बेची, उसका प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट यहां आ रहा है, इनकम 13 में गई है। रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है, लैंड एंड बिल्डिंग वगैरह फिक्स जैसे बेचे उसका प्रॉफिट है, ये सारी चीजें आगे। लॉकर रेंट मिला, वो डीडी चार्ज दी है। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज बेटा बैंक के एंगल से वो इनकम है, ठीक है ना, वो बैंक के एंगल से वो इनकम है। अगर इनमें कोई लॉस आ गया तो बेटा हम यहीं पे माइनस करके दिखा देते, वो कहते हैं इसे खर्चे वाली साइड नहीं दिखाना, इसे यहीं माइनस कर दो। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन है उसका प्रॉफिट माइनस लॉस, तो अगर लॉस है तो यहीं माइनस करना है, उसे अपने पास में क्या नहीं करना, खर्च वाली साइड नहीं दिखाना, यहीं पे माइनस करके दिखाएंगे। सो ये आगे हमारे दो, एक इंटरेस्ट अर्न और एक अदर इनकम। इनकम और इन्वेस्टमेंट का डालेंगे 13 में, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 में। प्लीज उसका ध्यान रखना, प्लीज उसका ध्यान रखना। सो ये दोनों आगे आपका टोटल आ जाएगा। फिर अगली हेडिंग आते हैं बेटा एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर में कौन कौन सी चीजें समझते हैं, तो बेटा एक्सपेंडिचर में हमारे पास में आता है बेटा दो, एक है बेटा इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, एक है ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हमें मेनली इंटरेस्ट एक्सपेंडेड ही सीखना है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड जो बैंक इंटरेस्ट दे रहा है, बैंक किसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, एक तो डिपॉजिट्स के ऊपर, जो लोगों का पैसा बैंक के पास पड़े, सेविंग अकाउंट, जो फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट के ऊपर इंटरेस्ट देता है, या जो हमने कहीं से पैसा बोरो किया किसी और बैंक से या आरबीआई से, हम जिसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे हैं, जो हमने पैसा बोरो किया। सो ये दोनों इंटरेस्ट आ जाएंगे, एक डिपॉजिट जो लोगों का पैसा, एक आरबीआई और इंटरबैंक बोरिंग जो उसका पैसा, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट दे रहे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, सारे खर्चे इसके अलावा, सैलरीज, टेलीफोन, टेलीग्राम, रेंट, ऑडिटर चार्जेस, डेप्रिसिएशन, फलाना ढिमकाना, सब बाकी सारे खर्चे ऑपरेटिंग खर्चों में आ जाते। बाकी सारे खर्चे किसमें आया था, ऑपरेटिंग खर्च में आया था। जैसे ये दोनों डालेंगे आपका खर्चा हुआ, पर एक चीज अब एक्स्ट्रा आती है, विच इज प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज। नो, प्रोविजन एंड कॉन्टिजेंसीज बेटा जनरली आप देखेंगे तीन प्रकार की चीजें आती है। कितनी आती है बेटा, तीन प्रोविजन आती है। अब वो तीन प्रोविजन कौन कौन सी होती है, पहली होती है बेटा प्रोविजन फॉर आपके पास में डाउटफुल डेट्स या एडवांसेस, जिसमें दो केस जनरली होते हैं। दो केस, एक होता है बेटा जैसे हमने सबसे स्टार्टिंग में सीखा था ना, आपको एडवांसेस दे दिए, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस।
आप रेट लगाएंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो एक वो होता है एडवांसेस दिया एप्लीकेबल रेट के आगे। दूसरा होता है वो डायरेक्टली ही दे देता है, भाई 2 लाख की प्रोविजन बनाओ, 3 लाख की प्रोविजन बनाओ, वो तो बात ही खत्म हो गई, वो तो सीधा ही दे दिया। रेयर केस होता है कभी वो अकाउंट बनाने की बात हो जाए, भाई आप डाउटफुल डेट की प्रोविजन का अकाउंट बना रहे हो, ओपनिंग कितनी है, करंट ईयर बैड डेट कितनी है, क्लोजिंग कितनी चाहिए, तो इस साल का निकलेगा, वो रेयर है। मेन ये होते हैं यार डायरेक्टली देते हैं, आप एडवांसेस देगा तो आप रेट लगा देंगे। एक होता है बेटा वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में अगर कोई डिम्यूनिशन हो रही है, तो बैंक की जो इन्वेस्टमेंट्स है वो हेल्ड टू मेच्योरिटी एक होती है, वो क्वेश्चन बताएगा इन्फॉर्मेशन, 25% बैंक को जैसे रखनी होती है वो, और बाकी हो गई अदर विच इज हेल्प फॉर ट्रेडिंग अवेलेबल फॉर सेल। तो इन्वेस्टमेंट जो हेल्ड टू मेच्योरिटी होता है कॉस्ट पे आती है, पर दूसरी वाली को हमें मार्केट वैल्यू के साथ कंपेयर करना होता है, तो उसमें डिम्यूनिशन आपके पास आता है, हमें वैल्यू को कम करना है तो हम प्रोविजन बना रहे हैं। तो आपके पास प्रोविजन बनाई जाती है, अगर मार्केट वैल्यू कम होती है तो हम क्या बनाते हैं बेटा, प्रोविजन बना रहे होते हैं, हम वैल्यू को कम कर रहे हैं। मान लो कॉस्ट 1 लाख है, मार्केट वैल्यू 80,000 है, 20,000 की प्रोविजन बनानी पड़ती है, वो भी यही आता है, रेयर क्वेश्चन में होता है, रेयर क्वेश्चन में, पर हमें पता होना चाहिए। और तीसरा होता है बेटा प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। इनकम टैक्स किस पे बनाओगे सर, प्रॉफिट पे। क्वेश्चन रेट देगा आपको, तो इसमें 2 केस होते हैं, अगेन प्रॉफिट बिफोर टैक्स के ऊपर रेट लगा देंगे सीधा। पीबीटी निकाला, पीबीटी कैसे आएगा सर, इनकम में से खर्चे माइनस करेंगे, यस, तो 13 + 14 माइनस 15 + 16, और माइनस जो ऊपर की दोनों प्रोविजन है वो भी तो माइनस होगी, तो वो जो वैल्यू है उसके ऊपर आप रेट लगा दोगे 20, 30, 40%, जो भी क्वेश्चन आपको देगा। या क्वेश्चन सीधा ही डायरेक्ट अमाउंट दे देता है, जैसे एडवांसेस में दे रहा था, 2 लाख, 3 लाख, 1 लाख की क्या बना दो, प्रोविजन फॉर टैक्स। ये सारी जैसी आप प्रोविजन डालेंगे बेटा, तो आपका टोटल आ जाएगा। टोटल इनकम में से टोटल खर्चे माइनस करेंगे तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा इस साल का आफ्टर टैक्स, क्योंकि प्रोविजन फॉर टैक्स आप डाल चुके हो ऊपर प्रोविजन कंडीशन में, तो आपका क्या आ गया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, बेसिकली प्रॉफिट लॉस। जितना पिछले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड बेटा वो ऐड हो जाएगा, और आपके पास आ जाएगा टोटल कितना पड़ा है इस साल का प्लस पिछले साल का मिला के। ये वैल्यू ना बेटा एप्रोप्रिएशंस के टोटल में एज इट इज चली जाएगी, सेम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, सेम वैल्यू जो ऊपर वाले मैंने एरो बनाया हुआ है, सेम वैल्यू। भाई इस साल 1 लाख कमाया, पिछले साल का 20,000 आ रहा था, तो टोटल 120 है ना, जिसे बांटेंगे तो 120 आ गया। एक इसमें से बेटा मैंडेटरी अप्रोप्रिएशन है, कौन सी है, मैंडेटरी अप्रोप्रिएशन, विच इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व। आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में बेटा ट्रांसफर करना होता है, कितना, करंट ईयर के प्रॉफिट का, करंट ईयर के प्रॉफिट का, ना कि टोटल का, क्योंकि टोटल में तो पिछले साल का भी, और उसमें ऑलरेडी वो पिछले साल अप्रोप्रिएशन होगी ना, वो तो उसके बाद बचा हुआ है। सो जो आपको स्टैट्यूटरी रिजर्व में भेजना है बेटा, करंट ईयर का 25% भेजना है। क्वेश्चन हमेशा परसेंटेज लिख के देगा, नहीं लिख के दे रहा तो आप खुद 25 ले लेंगे। अगर बाय चांस क्वेश्चन ने इसके अलावा कोई और परसेंटेज दी तो आप बस ये लिख देंगे, भाई रिक्वायरमेंट तो 25 की है, पर आप कह रहे हो ये लगा दो, तुम ये लगा देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन कह रहे हैं। अदरवाइज आपके अभी के लिए जो रिक्वायरमेंट है आरबीआई ने नोटिफाई किया हुआ है वो है 25% ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट्स। किसी और रिजर्व में अगर दे रहे हो, अगेन क्वेश्चन बताएगा, वो भी आपका करंट ईयर का होगा, ये तो क्वेश्चन बताएगा, मैंने लिखा है क्वेश्चन बताएगा। स्टैट्यूटरी रिजर्व तो मैंडेटरी है, जाएगा ही जाएगा। डिविडेंड डिक्लेयर्ड, अगेन क्वेश्चन बताएगा आपको, तभी आपने लेना है। पर डिविडेंड की जो परसेंटेज होती है ना बेटा, वो कैपिटल पे लगती है। डिविडेंड देते तभी है जब प्रॉफिट होता है, डिविडेंड देंगे तभी जब प्रॉफिट होगा, पर डिविडेंड की जो बेटा परसेंटेज लगती है वो किस पे लगती है, कैपिटल पे, तो क्वेश्चन कैपिटल भी देगा। और बाकी आ गया बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, विच इज योर बैलेंसिंग फिगर, जो बचा रह गया टोटल में से जितना अप्रोप्रिएट कर दिया, बाकी जो कैरिड टू बैलेंस शीट हो गया, जो अगले साल के लिए ब्रॉड फॉरवर्ड होता है। तो 4 हिस्से, इनकम, एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट लॉस और आपका अप्रोप्रिएशन, प्रॉफिट लॉस और आपका अप्रोप्रिएशन, सारी चीजें डाली, आपके पास क्या बन जाएगा, आपका पीएनएल बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, हमें बेसिकली क्या है कि हमें ये चीजें सीखनी है, कौन सी किस में जाएगी आइटम, कौन सी आइटम किस में जाएगी। तो आपको क्या कह रहा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन हमें एक तो बताना है बेटा प्रोविजन कॉन्टिजेंसीज, और हमें बेटा पीएनएल अकाउंट बनाना है बैंक का इस साल का। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट, मेन इनकम है बेटा 13 में जाएगी, मेन इनकम है किस में जाएगी, 13 में जाएगी। तो क्या हम अपने पास फॉर्मेट बना के सर सीधा शेड्यूल बनाते जाते हैं, यस बेटा। तो 1835 आपके पास वहां पे सीधा दिख रही होती है। सो ये शेड्यूल 13 जो इंटरेस्ट एंड बनेगा, उसमें इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 1835 यहाँ इनर कॉलम में आ गया, क्योंकि एक और वैल्यू बाद में आएगी ना इसकी। देन इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट्स आपको दे रहा है 8 का। सो ये आपके पास में एक्रूड इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है, तो एक्रूड इंटरेस्ट भी आपका क्या आ गया, इनकम में आ गया ना, यस सर। तो ये 8 का एक्रूड इंटरेस्ट आ गया जो इन्वेस्टमेंट्स का इंटरेस्ट है, ठीक है जी। देन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर 14 में जाएगा, ये तो किस में जाएगा, 14 में जाएगा। सो ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 में गया, अदर इनकम में। फिर
कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज खर्चा नहीं है, इनकम बेटा बैंक के एंगल से, इनकम है 12 अगेन 14 में, रेंट रिसीव्ड अगेन 14 में, 12 और 2 दोनों वहीं जाएंगे, 12 और 2 दोनों वहीं जाएंगे, ठीक है ना। फिर इंटरेस्ट एक्सपेंडेड सीधा ही दे दिया बेटा, टोटल दे दिया 1136, ये 15 दे दिया, सीधा ही टोटल दे दिया। और ये चारों क्या है, प्रिंटिंग स्टेशनरी, रिपेयर मेंटेनेंस, एम्प्लॉइज का खर्चा, सैलरी बोनस और अदर ऑपरेटिंग खर्चे, ये सारे किसके हैं 16 के ऑपरेटिंग खर्चेंगे। 18 to 80 and 5, 18 to 80 and 5 105, तो ये आपके पास चीज आ गई, ठीक है ना। और इसके अलावा बेटा एक है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो प्रोवाइड फॉर करना है 3, तो रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट क्या करेंगे, अरे सर इनकम में से माइनस कर देंगे अगले साल का जो इस साल इनकम मिल गई, अभी तो सीखा था ना, तो ये 3 क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो ये इनकम में से यहाँ माइनस हुआ तो 1832 हो गया। टोटल्स करने हैं, बस टोटल डाल दिए हमारे 1840 और 15 था, 1136 और 105, ये हमारे अभी तक की इंफॉर्मेशन से आ गया, अभी तक की इंफॉर्मेशन से आ गया। अब हमारे पास बेटा क्या करना है, अब उसने एडवांसेस दिए, एडवांसेस में बस बेटा क्या लगाने हैं, एप्लीकेबल रेट लगाने हैं आपने, और कुछ नहीं करना है, एप्लीकेबल रेट। तो स्टैंडर्ड पे कितना होता है सर 0.4, सब स्टैंडर्ड फुली सिक्योर्ड सर 15, डाउटफुल अनसिक्योर्ड 100, डाउटफुल सिक्योर्ड 1 ईयर 25, 1 to 2 2 to 3 दोनों पे 40, मोर देन 3 100, और लॉस पे भी 100। जैसे ही रेट लगाएंगे क्या आ जाएगा, प्रोविजन फॉर एडवांस, जैसे ही रेट लगाएंगे बेटा क्या निकल जाएगा, प्रोविजन फॉर एडवांसेस। तो ये रेट हमने लगाने, ये आपके पास कोई क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट में भी था, ये सारे रेट्स आपके पास बेटा लगाए गए हमारे पास में, एंड ये वैल्यूज हमारे पास आ जाएगी, ठीक है ना। ये बना 324.1, बस रेट्स लगाने और कुछ नहीं करना, मतलब यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, आपने बस सिंपली रेट्स लगाने, वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटा, ठीक है ना। फिर वो कहता है क्वेश्चन में 35% प्रोविजन फॉर टैक्स भी बनानी है, तो ठीक है जी टैक्स की प्रोविजन बनानी है, पर वो किस बनेगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, तो वो निकालना पड़ेगा, यस सर। तो हमारे पास बेटा प्रॉफिट कितना अवेलेबल है, टोटल करेंगे इनकम का 1840 प्लस 15 माइनस 1136 माइनस 105, ये हमारे पहले के शेड्यूल थे। और ये 324.10 मैंने कहा था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स जितनी बनी है, प्रोविजन फॉर एडवांसेस वही माइनस होगी, तो ये आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसका 35% देनी है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसका 35% है प्रोविजन फॉर टैक्स, तो टोटल हमारी प्रोविजन आ जाएगी, एक ये वाली है एक ये दूसरी वाली है, तो टोटल आ गया। सो टोटल ऑफ प्रोविजन कंटीजेंसीज हो गया, जिसमें दोनों आ गए, प्रोविजन फॉर एडवांसेस भी प्रोविजन फॉर टैक्स भी, पर प्रोविजन फॉर टैक्स की परसेंटेज किस पे लगेगी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स पे, टोटल इनकम माइनस टोटल खर्चे इंक्लूडिंग इंटरेस्ट लेना नहीं भूलना। सो ये वैल्यू हमारे पास में यहाँ पे डल जाएगी। आपका जैसे ही करेंगे प्रॉफिट फॉर द ईयर आ जाएगा 188.43। ब्रॉड फॉरवर्ड बेटा क्वेश्चन आपको दे रहा है, क्रेडिट बैलेंस है, ब्रॉड फॉरवर्ड है, पॉजिटिव है 65, तो आपने 65 जैसे ही डाला आपका टोटल आ गया, ये आपका टोटल कैरीड टू बैलेंस शीट है डायरेक्टली, बेसिकली टोटल है। और इसमें से मैंडेटरी अप्रोप्रिएशन क्या है, स्टैट्यूटरी, वो क्वेश्चन ने लिख भी दिया भाई 25% ट्रांसफर करना है स्टैट्यूटरी में, तो 25% ट्रांसफर कर दो ना करंट ईयर के प्रॉफिट का, किसका करंट ईयर, सर पिछले साल का क्यों नहीं लेते, अरे यार पिछले साल का जो आ रहा है वो तो पिछले साल के अप्रोप्रिएशन के बाद ही आ रहा है, दोबारा दोबारा थोड़ा करते रहोगे, इस साल के प्रॉफिट का भेजोगे ना 25%, यस सर, तो इस साल का भेजा और बाकी बैलेंस कैरीड टू बैलेंस शीट। बेटा ये आपकी बैलेंस फिगर आ गई। अगर आपके पास बेटा कोई भी वैल्यू डेसिमल में आती है, तो अगर फिगर 1000 लाख करोड़ में है तो 2 डेसिमल तक बेटा जरूर दिखाए, कितने में जरूर दिखाए बेटा, 2 डेसिमल तक जरूर दिखाए, ठीक है ना। सो यहां तक में हमारे पास बेटा क्या हो जाएगा, हमारा ये वाला क्वेश्चन तो कंप्लीट हो जाता है। देन इसके बाद बेटा अगला क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, जो एग्जाम में ही आया है बेटा, 10 नंबर का क्वेश्चन जो आता है एक और, फिगर 13 बेटा, बुक्स ऑफ द न्यू बैंक लिमिटेड 31 मार्च की, हमें बस वैल्यूज देखने और बताना है कौन सी चीज कहां जानी है एक बार, और कुछ एडजस्टमेंट्स के पॉइंट है। इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट रिसीव्ड सर इनकम है 13 में जाएगा, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट जो पे किया बेटा 15 में जाएगा, इंटरेस्ट एक्सपेंडेड में। सैलरी अलाउंसेस डायरेक्टर फी बेटा 16 का है, खर्चे है। कैपिटल का तो कुछ लेना देना नहीं है। कमीशन एक्सचेंज ब्रोकरेज क्या है सर, इनकम है 14 में जाएगी। पोस्टेज टेलीग्राम अगेन 16 में जाएगा आपका। स्टैट्यूटरीज ऑफ फंड, ये तो पहले का बैलेंस पड़ा है बेटा,
पहले का बैलेंस पड़ा है तो बेटा इसका तो अल्टीमेटली कुछ नहीं होगा ना, ये तो पहले का ही पड़ा है आपके पास में रिजर्व फंड, हम तो इस साल ट्रांसफर करने। इंटरेस्ट ऑन कैश क्रेडिट सर 13 में इनकम में आ गया मेन। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर 14 में आ गया अदर इनकम में। डेप्रिसिएशन सर डेप्रिसिएशन 16 में गया। इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट अगेन मेजर इनकम है 13 है। रेंट मिला सर 14 अदर इनकम में गया। लीगल खर्चे ऑडिटर खर्चे स्टैट्यूटरी खर्चे सारे 16 में आ गए। जो भी खर्चे इंटरेस्ट के अलावा जो भी खर्चे वो ऑपरेटिंग में चले गए ना, इंटरेस्ट के अलावा जो भी खर्चे वो ऑपरेटिंग में चले गए। ये सारी आइटम बेटा आपके रिस्पेक्टिव शेड्यूल्स में चलेगी। और फिर अगर हम नीचे देखें बेटा और चीजें क्या कह रहा है, कुछ पहला पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, दिस इज अबाउट दी प्रोविजंस को लेके, मैं उस पे आऊंगा, प्रोविजन पे जब आऊंगा। ये डिविडेंड का पॉइंट आएगा कुछ, ये रिजर्व फंड में भेजना, और ये है रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जिसका रिलेवेंस पहले है। ओपनिंग में 20,000 है, क्लोजिंग में 15, तो क्या करोगे सर, ओपनिंग वाला ऐड, क्लोजिंग वाला माइनस। सिर्फ क्लोजिंग होता तो माइनस कर देता हूं, ओपनिंग भी दे रहा तो ओपनिंग ऐड हो गया। अब आपने क्या करना है, पहले शेड्यूल्स पे ध्यान दोगे। शेड्यूल्स पे ध्यान देने के लिए बेटा जो वैल्यूज दिया उस पे बस उसमें नीचे पॉइंट नंबर जो आपका लास्ट है ना बेटा, इसी पॉइंट को आपको ध्यान में देना है, इसी पॉइंट को आपने ध्यान में देखना है जो लास्ट पॉइंट है। ऊपर वाले तो बाकी तो हम आएंगे प्रोविजन कंटीजेंसीज में। सो यहाँ पे बेटा जब हम अपना ये बना रहे हैं, सो इंटरेस्ट डिस्काउंट आपका एडवांसेस बिल्स का जो था उसमें क्या किया हमने, ओपनिंग वाला ये आपका 48,11,200 था, इसमें ओपनिंग रिबेट जो था बेटा 20 ऐड हुआ और 15 माइनस हुआ, तो वैल्यू कितनी बन गई 48,16,200। वो नीचे आपका दे भी दिया काइंड ऑफ वर्किंग नोट करके, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और फिर इंटरेस्ट आ गया बेटा, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट का था एज इट इज, वो हम यही मानते हैं, देखो ऑब्वियस ही बात है, इसमें पीए का अर्न्ड और एनपीए का रिसीव्ड वाला जुड़ा हुआ, वही ठीक है, क्योंकि कुछ नहीं बोल रहा था वो करेक्टेड ही है ना। फिर अदर इनकम बेटा 3 चीजें थी जो मैंने मार्क करी, 15 में एक ही चीज थी, बाकी ये सारे खर्चे आपके 16 के थे, मैंने एक एक करके मार्क कर दिए थे, एक एक करके मार्क कर दिए थे, आपको बता दिए थे, सारे एज इट इज आ जाएंगे। और ये वाली वैल्यू सारी की सारी कहां डल गई बेटा, यहाँ पे। अब मेन आता है बेटा आपका प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, प्लीज उसे समझना आपने मेरे साथ, किसको, प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज को। ना प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज बेटा कौन कौन सी आ रही है, सबसे पहले उसने क्या बोला, एक कस्टमर है जो को 5 लाख रुपए दिए हुए थे, वो इंसॉल्वेंट हो गया और उससे उम्मीद है कि सिर्फ 50% ही मिलेगा, तो मैं प्रोविजन कितनी बनाऊंगा सर, सिर्फ 50% की, क्योंकि 50% तो पक्का ही पता मिल जाएगा ना, रिकवर हो जाएगा, तो मैं प्रोविजन कितनी बनाऊंगा 2.5 लाख की, 5 लाख का 50%, 5 लाख का 50%, सो ये आपका आ गया 2.5 लाख, ये वो वाला 5 लाख का 50% है जो नहीं मिलना। फिर ये हो गया, अगला है नेसेसरी प्रोविजन बनानी है रिस्क एसेट पे। अब स्टैंडर्ड में उस 5 लाख को छोड़कर, ऑब्वियसली क्योंकि 5 लाख के ऊपर तो बनी 2.5 रही, क्योंकि उतना ही नहीं मिलेगा, साफ लिख रहा है, वो डायरेक्टली केस था। बाकियों में क्या लगाना है सर, रेट 10 लाख पे 0.4, स्टैंडर्ड पे 15, सिक्योर्ड है, नहीं भी बोलेगा तो सिक्योर्ड मानते, डाउटफुल सिक्योर्ड पे 25 1 ईयर है, और लॉस पे 100, लॉस पे कितना है बेटा 100। ये चारों रेट्स अप्लाई करने बेटा, ये रेट्स अप्लाई करेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी, वो नीचे आपके पास बना हुआ है। सो 0.4 15 25 और 100 करते हुए 237 आ गई, 2,37,000 हमारी क्या बन गई बेटा, प्रोविजन फॉर एडवांसेस, जो ये वाली बनी इस वाले की। सो ये भी आपके एडवांसेस की आ गई, ठीक है ना। और फिर एक और है बेटा हमारी, विच इज इन द क्वेश्चन, उसने मेंशन करी है सी पॉइंट में, 6.5 लाख इनकम टैक्स के, डायरेक्ट दे दी, परसेंटेज नहीं दी, परसेंटेज देता तो हम क्या करते, पहले आपके पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालते उस पर अप्लाई करते, पिछले क्वेश्चन में क्या, यहाँ सीधा है, सो 6.5 लाख सीधा ही आ गया आपके पास, 6.5 लाख सीधा ही आ गया, तो ये प्रोविजन कॉन्टिजेंसीज हो गया। टोटल किया बेटा, टोटल करके आपका क्या आया, प्रॉफिट फॉर द ईयर, ब्रॉड फॉरवर्ड है नहीं तो यही टोटल आया, और ये टोटल यहां चला गया। अब जो इस साल ट्रांसफर करना है वो करंट ईयर के प्रॉफिट का 25% करना है, तो इस वाले का 25% ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी, विच इज ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व, आपके पास आ गया 25%, पॉइंट नंबर ई में 25% टू बी ट्रांसफर टू रिजर्व फंड। और साथ में उसने बोला डिविडेंड भी दे रहे 10%। अब डिविडेंड किसके ऊपर परसेंटेज लगते हैं, मैंने बताया था, डिविडेंड की परसेंटेज बेटा आपकी किस पे लगती है, ऑन दी कैपिटल, डिविडेंड की परसेंटेज किस पे, ऑन दी कैपिटल बेटा, तो हमारी कैपिटल जितनी है वो तभी कैपिटल दे रहा था आपको, ये रही कैपिटल 16 लाख, 16 लाख का 10% देना है, किसका 16 लाख का बेटा 10% है जो हमारे पास में बनता है डिविडेंड।
और बाकी आ गया बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट। बाकी आ गया बेटा बैलेंसिंग फिगर, बैलेंस कैरी टू बैलेंस शीट। तो जिससे हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या हो जाएगा बेटा, खत्म हो जाएगा। देखो मेन तो है बाइफरकेशन अमंग शेड्यूल्स और बाकी जो छोटी मोटी एडजस्ट, मैंने दोनों तरीके का कराया। एक केस में आपके पास बेटा एडवांसेस वगैरह परसेंटेज ही दे रहा था, इसमें क्या क्या डायरेक्ट वैल्यूज दी, तो वो चीज आ गई, और एप्रोप्रिएशन का हमें समझना था, ठीक है ना। उस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाए। एक और बेटा इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन बनता है जिसमें क्या होता है, आपको ना 2 साल का डाटा देता है। स्टडी मैट में भी ऐसा सेम क्वेश्चन है, पेपर में भी आया हुआ, तो मैं पेपर वाले उठा देता हूँ। बहुत आसान है, बोनस मार्क्स है प्योरली। अगेन यहां पे बस आपका क्या बेटा, वो पीएनएल अकाउंट मांगता करंट ईयर का है। क्या कंपैरेटिव्स के लिए हमें पिछले साल का डाटा भी डालना पड़ता है? यस, ऑलवेज मैंडेटरी। क्वेश्चन देगा तभी डालेंगे ना, तो आ गया वो क्वेश्चन जहां दे रहा है। तो बेटा ये आपका पिछला साल है, ये आपका करंट ईयर है, तो पहले हमेशा कौन सा डलेगा? करंट ईयर। ये बात याद रखना, पहले हमेशा कौन सा डलता है? करंट ईयर, जब भी कॉलम बनाते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, जो पर्टिकुलर तो शेड्यूल नंबर तो था ही, अमाउंट के दो आगे, एक करंट ईयर और एक फिर बाद में प्रीवियस के। आइटम्स देखते जो बहुत आसान है, आइटम्स हो गए, हम शेड्यूल में देखें, इंटरेस्ट डिस्काउंट, इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई, ये तीनों चीजें कहां गई? 13 में, तीनों इनकम है मेन। कमीशन, एक्सचेंज, ब्रोकरेज, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 14 में। इंटरेस्ट जो डिपॉजिट पे दिया आरबीआई को दिया 15 में। और ये सारे जो नीचे खर्चे दिए ना, सारे डिट्टो कॉपी पेस्ट करने और कुछ नहीं करना। यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है कोई क्वेश्चन में। 16 में किसमें चले जाएंगे? 16। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस इस क्वेश्चन में एक छोटा सा और पॉइंट क्या होता है, कुछ चीजें वो क्या कहता है, पहले पॉइंट में लिखता है, कुछ आइटम्स ऑलरेडी एडजस्ट है विद इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट की जो इनकम क्रेडिट दे रखे, वो कह रहे हैं ये जो नीचे हम 4 चीजें दे रहे हैं ना, इनकी ना हम नेटिंग कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं? नेटिंग कर चुके हैं। किसके साथ में? इंटरेस्ट डिस्काउंट। तो मुझे बताओ, चीजें नेट करके दिखाते हो कि पीएल में अलग अलग दिखाते हो? सर अलग अलग दिखाते हैं, खर्चा अलग इनकम अलग हो, तो नेट होकर प्रॉफिट आता है। तो अब नेट करके थोड़ा ना डालते हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीजों को रिवर्स करना पड़ेगा इंटरेस्ट डिस्काउंट की इनकम में, और इनको सही जगह दिखाना पड़ेगा। जैसे टैक्स प्रोविजन और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कहां दिखेगा? सर ये दोनों तो प्रोविजंस एंड कंटिजेंसीज में दिखेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सर ये जाता है 14 में, अदर इनकम है माइनस होके, खर्चे वाली साइड में नहीं दिखाते हम। रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड, सर ये इंटरेस्ट डिस्काउंट से माइनस होता है, तो क्या वहीं से हुआ है? यस, तो ये तो सही है, इसका कुछ नहीं करना, ये तो इंटरेस्ट डिस्काउंट से तो माइनस होता है, तो वहीं से तो किया हुआ है, तो कुछ करने की लोड ही नहीं है, कुछ करने की लोड ही नहीं। अब मुद्दा ये उठता है, ये तीनों चीजें जो तीन ही करनी है, चौथी तो करने की जरूरत नहीं है, वो तो सही है बेटा। इसमें आते हैं करंट ईयर से करेंगे पिछले साल से? हाँ, क्योंकि इसमें तो बताया नहीं कौन से, तो ऑब्वियस सी बात है बेटा करंट ईयर। आप बात समझो, बच्चा इसमें भी डाउट लेके आता है, दोनों सालों की वैल्यू देता मैं दोनों में कर देता, नहीं दे रहा तो ऑब्वियस सी बात है मेरा करंट ईयर की है। सो जो आपकी इंटरेस्ट डिस्काउंट की वैल्यू है ना, उसमें इन चीजों का एडजस्ट देना है। तो जो 100,10225 की वैल्यू है ना बेटा, उसमें क्या करेंगे मैं पहले ही बता देता हूं। जो 10225 की वैल्यू है वो यहीं पे आपका एडजस्ट हो गया, 10225 प्लस 740 है, 460 एंड 60। तो 10225 प्लस 740 प्लस 460 प्लस 60, तो आप देख सकते हैं 11485 आ गया। बाकी सारी वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बाकी सारी वैल्यू स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे जो बाकी चीजें थी वो भी आ गई। शेड्यूल 14 में भी आपके पास चीजें हमने स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस की थी, पर ये वाला जो इसमें से 60 था वो कहाँ दिख जाएगा? यहाँ माइनस होके दिख जाएगा, क्योंकि वो नेट हुआ था हमने ऐड कर दिया, और सही जगह कहाँ दिखाया? 16 वाले में माइनस हो गए, वहां दिख गया। 15 में कोई दिक्कत नहीं है, एज इट इज था। 16 में सारी चीजें स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और जो ये वाली वैल्यूज थी बेटा, ये दोनों, ये कहाँ दिख जाएगी? सर प्रोविजन एंड कंटीजेंसी में 740 और 460, तो ये आ गया। सारी चीजें तो बाकी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है बेटा, बाकी चीजें तो एज इट इज आ गई। क्वेश्चन ने बिल्कुल सही तरीके से दिया है, करंट ईयर प्रीवियस ईयर, सीधा वैल्यूज डाली सीधा आती गई, सीधा वैल्यूज गई सीधा आती गई। अब बेटा हमें यहाँ पे क्या ध्यान रखना है? बस एक चीज का और ध्यान रखना है, जब भी 2 साल का दिया बेटा, आपने प्रॉफिट तो निकाल लिया, पहले ना करंट ईयर का और प्रीवियस ईयर दोनों का निकाला ना, पहले पिछले साल का सॉल्व करेंगे, पहले पिछले साल का। अरे हमारे लिए तो आसान हो गया, पिछले साल में तो लॉस आ गया, हाँ पिछले साल में लॉस आ गया, तो कोई अप्रोप्रिएशन नहीं है, उससे पिछले साल का दिया नहीं है, तो ये सारे का सारा जो है कैरी टू बैलेंस शीट हो गया, जो कि इस साल का बन गया।
पिछले साल प्रॉफिट होता ना, मतलब इन द सेंस, तो पिछले साल भी आपका रिजर्व में जाता। तो उसने बोली है एप्रोप्रिएशन, 2 एप्रोप्रिएशन बोली है, 25% जाएगा स्टैट्यूटरी रिजर्व में, 5% जाएगा रेवेन्यू रिजर्व में। सो 25 और 5 मुझे भेजना था, पर जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है बेटा? क्योंकि पिछले साल लॉस हो गया, तो भेजने की जरूरत है। पिछले साल होता तो वो जाता, बचा हुआ आपका ब्रॉड फॉरवर्ड होता। तो ये यहाँ एज इट इज आ गया, टोटल जो था वो टोटल एज इट इज हो गया। अब ये करंट ईयर के प्रॉफिट का जाना बेटा, 515 का 25%, 515 का 5%, और बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट। बाकी बैलेंसिंग फिगर आ गया, बैलेंस कैरिड टू बैलेंस शीट, ठीक है ना। सो ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कंप्लीट, कंप्लीट हो जाएगा बेटा, जिससे मेरा पीएनएल अकाउंट रिलेटेड मैंने आपको 3 क्वेश्चंस करा दिए, पूरा हमने डिटेल में समझ लिया क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, वो मैंने आपको सारे बता दिए। किस किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं वो भी हमने अपने पास में डिस्कस कर लिया, एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना। यस सर। देन बेटा इस चैप्टर में अगला जो टॉपिक आता है वो आता है समथिंग अबाउट सीआरआर एंड एसएलआर। छोटा सा टॉपिक है, बड़ा ही छोटा सा, बस पता होना चाहिए। सीआरआर क्या होता है बेटा? कैश रिजर्व रेशियो, कितना पैसा बेसिकली एक बैंक को आरबीआई के पास रखना है या अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व। ये बेटा कंटिजेंसी के लिए होता है, या आरबीआई के पास रखोगे या अपने पास कैश रिजर्व के नाम से रखोगे, नॉर्मल नहीं, कैश रिजर्व के नाम से। तो ये कितना रखना होता है? तो हमें कहा जाता है बेटा, अभी के लिए जो लिमिट है वो है आपके पास नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 4.5% लेना है आपने, क्योंकि अभी बेटा 21 मई 2022 से लिमिट आपकी 4.5% होगी, तो आपने एग्जाम के लिए कितना लेना है? 4.5% लेना है बेटा, ठीक है ना। ये आपके पास मेंटेन करना है। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज क्या होती है? वो होता है बेटा सारा जो लोगों का पैसा बैंक के पास पड़ा, फिक्स डिपॉजिट, रेकरिंग डिपॉजिट, सेविंग, करंट, जो भी डिपॉजिट्स अलग अलग प्रकार के, गोल्ड, अनक्लेम, फलाना ढिमकाना, ये सारे डिपॉजिट्स जितने भी बैंक के पास लोगों का पैसा पड़ा है उसका 4.5% बैंक को रखना है अपने पास कैश रिजर्व के नाम पे, आरबीआई के पास रखना। और एसएलआर क्या होता है? जो स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, जो बैंक को लिक्विडिटी मेंटेन करनी है, लिक्विडिटी मतलब खुद रखना है, अलग अलग तरीकों से भी रख सकते हैं। अगेन 18% किसका बेटा? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, उसी का है। पर ये किस फॉर्म में रख सकते हैं? या कैश रखो, नगद रखो, या दूसरे बैंकों के पास भी हो सकता है, या मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के तौर पे, मतलब हाईली लिक्विड जो इन्वेस्टमेंट्स है, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, ट्रेजरी बिल, ऐसी चीजें, गोल्ड है, या जो सरकारी सिक्योरिटीज अप्रूव्ड वाली है, अनएंकम्पर्ड मतलब विदाउट एनी चार्ज, जिनको हमने कोई सिक्योरिटी के तौर पे नहीं दिया हुआ, सेफ है, सो वो होगी। इन मोड्स में आप रख सकते हो, पर कितना होना चाहिए इन सबका टोटल मिला के? नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का कितने परसेंट बेटा? 18%। नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का 18% होना चाहिए। ये हमारे पास एसएलआर मेंटेन करनी है, और सीआरआर कितनी मेंटेन करनी है? 4.5% नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज का, जो आरबीआई के पास रखना है, अपने पास रखना है इन द फॉर्म ऑफ कैश रिजर्व, ठीक है ना। देन अगली बेटा जो चीज आती है, जो लास्ट टॉपिक इस चैप्टर में आता है, दैट इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। नाउ व्हाट इज द कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? बेटा बैंक को कहा गया है कि उन्हें कुछ एडिक्वेट कैपिटल रखनी है ताकि वो अपने रिस्क को मीट कर सके। सो हम यहाँ एक रेशियो निकालने जा रहे हैं इन परसेंटेज, जहां पे हम 2 चीजें सीखेंगे, वन इज कैपिटल, वन इज द रिस्क। वन इज कैपिटल, वन इज रिस्क, कि क्या बैंक के पास सफिशिएंट एडिक्वेट कैपिटल है या नहीं है अपने रिस्क को कवर करने के लिए। तो इसकी एक आइडियल परसेंटेज वैसे दी गई है 9%, वो हमें याद रखने की जरूरत नहीं होती बेटा। सो ये कहा गया है कि न्यूमरेटर में है बेटा कैपिटल फंड और डिनोमिनेटर में बेटा रिस्क, इनटू 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा। न्यूमरेटर में जो कैपिटल फंड है बेटा उसके 2 कंपोनेंट्स है, एक है बेटा टायर 1, एक है टायर 2 कैपिटल, टीयर 1 या टीयर 2 भी बोल सकते हो। सो टायर 1 एंड टायर 2 कैपिटल 2 कंपोनेंट्स आते हैं न्यूमरेटर में। अब टायर 1 कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है बेटा? टायर 1 कैपिटल में चीजें आती है जो हमारी परमानेंट नेचर की कैपिटल है, विच इज पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व आ गया, बाकी फ्री रिजर्व्स आ गए इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। कैपिटल रिजर्व सिर्फ लेना बेटा सेल ऑफ एसेट्स का। नॉन क्यूमुलेटिव परपेचुअल प्रेफरेंस शेयर्स लेने, मतलब जो कल को आपके पास में एज गुड एज इक्विटी वाले होंगे, क्योंकि वो परपेचुअल अंत तक चलेंगे। नॉन क्यूमुलेटिव जिनका डिविडेंड भी एक्टिवेट नहीं करता, तो वो एक तरीके से कंपल्सरी कन्वर्टिबल वाले टाइप होंगे, ठीक है ना, प्रेफरेंस शेयर्स। और परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट्स अगेन जो अंत तक चलेंगे वाले। इसमें से माइनस कर देते बेटा हम लोग क्या चीजें, नुकसान की चीजें, लाइक इंटेंजिबल एसेट, क्योंकि हम उसकी कोई वैल्यू नहीं समझते एज सच, तो इसलिए माइनस कर देते हैं। लॉसेस माइनस कर दिए, फायदे ऐड करते हैं तो लॉसेस माइनस होगा, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो ये सारी चीजें आपके पास माइनस होगी। तो फायदे ऐड के, नुकसान माइनस के एक तरीके से। तो यहाँ पे पेड अप कैपिटल, स्टैट्यूटरी रिजर्व, फ्री रिजर्व, प्रीमियम मिला के कैपिटल रिजर्व सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स का,
आपका परपेचुअल नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल। माइनस करना इंटेंजिबल एसेट, लॉसेस और डेफर्ड टैक्स एसेट। लास्ट वाली आइटम आती नहीं है जो ई वाली है। टीयर 2 कैपिटल में बेटा क्या होती है, जो टायर 2 कैपिटल है बेटा उसमें होता है बेटा वो हिस्सा कैपिटल का जो लेस परमानेंट इन नेचर है, लेस रेडिली अवेलेबल है टीयर 1 से। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, दो चीजें सिर्फ, एक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल, एक क्यूमुलेटिव आ रही जिनका एक्यूमुलेशन हो रहा है, और दूसरा रिवैल्यूएशन रिजर्व पर वो 55% के माइनस होने के बाद। रिवैल्यूएशन रिजर्व लेना है पर वो 55% माइनस करने के बाद, मतलब अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व 1000 है तो आपने 1000 लेना, 55% 550 माइनस करके 45% लेना 450। दो चीजें याद रखने, बाकी नहीं याद रखने की जरूरत, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंशियल और आपके पास में रिवैल्यूएशन रिजर्व पर 55% माइनस करने के बाद। ये क्या निकल के आता है बेटा, न्यूमरेटर में टायर 2 कैपिटल एक छोटी सी लिमिट रखी गई है कि टायर 2 की वैल्यू लिमिटेड होगी मैक्सिमम 100% टायर 1, मतलब उससे ज्यादा नहीं जा सकता, होगा भी नहीं कभी क्वेश्चन में टायर 1 के ज्यादा चीज है टायर 2 की कम है, पर वो कह रहा है टायर 2 की वैल्यू ज्यादा नहीं जा सकती, मतलब टायर 1 मान लो 1500 है और टायर 2 1700 है, तो टायर 2 भी 1500 पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, मतलब इट कैन नॉट बी मोर देन टायर 1। वैसे कभी क्वेश्चन में होता नहीं है। ये आया बेटा न्यूमरेटर, दोनों का ऐड किया तो न्यूमरेटर आ जाएगा। डिनोमिनेटर में बेटा हमारा है रिस्क। रिस्क के लिए जैसे हमारी एडवांसेस में परसेंटेजेस थी ना, वैसे यहाँ पे कुछ परसेंटेजेस है, वो ही हमें याद रखनी है। कुछ तरीके याद रखने के बेटा, कुछ चीजें 3-4 तरीके की परसेंटेज है जो हम अपने पास में याद रखते हैं। यहाँ पे वो कौन कौन सी परसेंटेजेस है जरा हम देखते हैं। एक है रिस्क का मतलब है कितना नुकसान हो सकता है, तो हमें कंटीजेंसी ले रहे हैं, तो जैसे कैश बैलेंस विद आरबीआई जो खुद के पास पड़ा है और आरबीआई के पास पड़ा बेटा उसमें कोई रिस्क नहीं है, नगद पड़ा है आरबीआई के पास, आरबीआई थोड़ा डूबेगा तो 0%। बैलेंस इन करंट अकाउंट विद अदर बैंक्स, दूसरे बैंकों के पास पैसा पड़ा है या क्लेम ऑन बैंक, जब भी दूसरे बैंकों की बारी आएगी तो 20%, हल्का सा स्लाइट रिस्क डाल दिया, हल्का सा स्लाइट रिस्क 20%। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में पैसा लगाया हुआ है कोई रिस्क नहीं 0%, सरकारी में 0 है हमेशा। बॉन्ड जो दूसरे बैंकों ने करे 20% अगेन, 20% अगेन, क्योंकि आपके पास में क्या है कि यहां पे दूसरे बैंक आ गए, ठीक है ना। वेंचर कैपिटल फंड, वेंचर कैपिटल फंड होता है जो स्टार्टअप्स वगैरह में पैसा लग रहा है, शार्क टैंक इंडिया वाली बात होती है, स्टार्टअप्स में पैसा लगाया जा रहा है, तो बेटा यहां पर में हल्का से रिस्की होते हैं। सो टू डिस्करेज करने के लिए हमने एक परसेंटेज इसकी 100 से भी ज्यादा रख दी, ताकि बैंक का ज्यादा एक्सपोजर इस वाले सेक्टर में ना हो कि वो स्टार्टअप्स वालों को फंडिंग दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा नहीं होने चाहिए। इसलिए उन्होंने दो चीजों में जो रिस्की वाले हैं ना वो दो ही है, एक ये है बेटा, एक है लास्ट वाला रियल एस्टेट। अगेन इन दोनों ही हाईली रिस्की है, तो इनके ऊपर क्या लगा है 150% रखा है। अदर पे सीधा 100 है, क्योंकि मैक्सिमम नुकसान तो 100 का ही हो सकता है। उन पे 150 इसलिए ज्यादा क्योंकि हम ये नहीं चाहते बैंक ज्यादा इन्वेस्टमेंट करे, तो 150 देके हम परसेंटेज कम कर रहे हैं, इससे बैंक कम लगाएगा पैसा ऐसी चीजों में। लोन एडवांसेस जो गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ने किया 0 सिक्योर्ड। टर्म डिपॉजिट एफडी पड़ी है जी बैंक के पास, लाइफ पॉलिसी है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, इंद्र विकास पत्र, किसान विकास पत्र, जहां पे बैंक के पास एज गुड एज पैसे वाली चीजें पड़ी है, पोस्ट ऑफिस की सिक्योरिटीज पड़ी है, एफडी पड़ी है, तो 0 हो गया, कोई रिस्क नहीं। फिर बैंक स्टाफ को पैसा दिया, बैंक स्टाफ आ गया, अदर बैंक जैसा ही हो गया, जो कवर्ड है उनके रिटायरल बेनिफिट, सुपर एनुएशन बेनिफिट मतलब रिटायरल बेनिफिट 20%, तो जैसे ही बैंक स्टाफ आता है ना 20% हो गया। गवर्नमेंट वगैरह आया सेफ बिल्कुल है 0 हो गया। अदर वाला 100 होता है, अदर वाला जनरली 100 होता है, दो चीजों पे 150 है, एक पे बस 50 आ रहा है जो ईसीजीसी डीआईसीजीसी वाला है बेटा, और ये अदर लोन एडवांसेस लीज ऐसे एजुकेशनल लोन 100, बैंक प्रीमिसेस 100, ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स 100, ऑफ बैलेंस शीट मतलब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कल को वो भी मटेरियलाइज होगी तो नुकसान तो हो सकता है ना, तो 100 ऑफ बैलेंस शीट मतलब कॉन्टिंजेंट लायबिलिटीज होगी। ये जो नीचे दे रखे लेटर ऑफ क्रेडिट, लेटर ऑफ गारंटी जो बैंक देता है गारंटीज वगैरह, तो वो चीज आपके पास आ गई 100%। तो इतनी चीजें हमारे पास बेटा डाल दी जानी है, आपको परसेंटेज लगानी है बस और रिस्क आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई किया वैल्यूज आ गई। सर क्या हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं इससे रिलेटेड? हाँ बेटा बिल्कुल बिल्कुल क्वेश्चन कर सकते हैं ना, क्वेश्चन करते हैं। पेपर का क्वेश्चन करा रहा हूँ, एक ऐसा क्वेश्चन है जो पेपर में आया हुआ और जिसे करने के बाद हमें पूरी तृप्ति मिल जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो जाते हैं, हमारे जितने भी मैक्सिमम पॉइंट्स है वो ऑलमोस्ट इस एक ही क्वेश्चन में कवर हो गए। एग्जाम में आया हुआ इसे क्वेश्चन करो कवर हो जाता है आपका कैपिटल एडुकेसी का कॉन्सेप्ट। कमर्शियल बैंक का फॉलोइंग कैपिटल फंड एंड एसेट्स है, सेग्रीगेट कर दो इनटू टायर 1 एंड टायर 2 और रिस्क एडजस्टेड एसेट, और फिर रेशियो बता दो। इक्विटी शेयर कैपिटल किस में जाएगा सर? टायर 1 में। नॉन क्यूमुलेटिव सर टायर 1। क्यूमुलेटिव वाले जो है आपके पास में जो किस में जाएंगे बेटा? टायर 2। हमारे दो थे ना बेटा,
एक में क्यूमुलेशन हो रही है, एक में क्यूमुलेटिव नहीं हो रही। तो अगर आप जाके देखेंगे बेटा हमारे पास में नॉन क्यूमुलेटिव वाले बेटा जो है, नॉन क्यूमुलेटिव वाले जो है वो आपके पास यहाँ पे आ रहे टायर 1 में, और जो क्यूमुलेटिव है वो किस में आ रहे, टायर 2 में आ रहे। तो वो फर्क थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। फिर स्टैट्यूटरी रिजर्व टायर 1, कैपिटल रिजर्व 13.5 लाख, इसमें से रीवैल्यूएशन है, बाकी सेल है। तो बेटा दो हिस्से हो गए, जो सेल वाला है वो टायर 1 हो गया, जो रीवैल्यूएशन वाला है वो टायर 2 हो गया, पर उसमें ना 55% माइनस करना पड़ेगा, 55% माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, टायर 1, सिक्योरिटीज प्रीमियम क्या है, टायर 1। इतनी चीजें तो हम पहले भी डाल सकते हैं। अभी कुछ और भी चीजें होती है, कई बार माइनस होने वाली ना वो नीचे देता है, उस पर भी हम आ जाते हैं। तो पहले मैं इतनी चीजों को अगर दिखाऊं बेटा, सो टायर 1 कैपिटल में क्या क्या चीजें आई, देखो आप टायर 1 में बेटा आपका इक्विटी शेयर कैपिटल आ गया, सिक्योरिटी भी आ गया, नॉन क्यूमुलेटिव आ गया, स्टैट्यूटरी रिजर्व आ गया, और कैपिटल रिजर्व सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स वाला आ गया, क्योंकि उसमें से कितना बोला था आपके पास 45 में से 13.5 तो रिवैल्यूएशन का था ना, तो वो चीजें हो गई टायर 1 की। 1 2 3 4 आपके पास में 5 चीजें थी टोटल में कैपिटल रिजर्व के अंदर, जो सेल ऑफ एसेट को मिला के। टायर 2 में दोनों है, 550 भी है और उसके में माइनस होकर आना है। तो ये आपका 550 भी है और ये 13.5 में 55% माइनस किया और इतनी वैल्यू आ गई, तो ये टायर 2 का टोटल हो गया। टायर 1 में अभी कुछ चीजें माइनस होने वाली है, वो एसेट साइड पे आती है, वो एसेट साइड पे आती है। जो हमारे पास मान लो कई बार लॉसेज है, इंटेंजिबल है, डेफर्ड टैक्स एसेट, तो नीचे जाके दिए हुए इंटेंजिबल और डेफर्ड टैक्स, ये दोनों बेटा टायर 1 में माइनस होने, बाकियों पे तो हम चलो परसेंटेज लगा देंगे, वो तो रिस्क क्रेडिट है। ये दोनों कहाँ पे होनी है, टायर 1 में माइनस होनी है। तो आपके पास में हमने क्या किया, टायर 1 में माइनस किया और आपके पास वैल्यू आ गई, दोनों को ऐड किया तो हमारी टोटल आ गया। दिस इज योर न्यूमरेटर कैपिटल फंड, ये आपका बेटा न्यूमरेटर आ गया, विच इज योर कैपिटल फंड, बेटा कैपिटल फंड आ गया, ठीक है ना। यस सर। अब आता है बेटा हमारा डिनोमिनेटर, विच इज योर रिस्क वाला पार्ट आ गया। अब रिस्क वाले के लिए क्या हमें बस परसेंटेजेस लगानी है, तो यहाँ पे एक बार डिस्कस कर लेते हैं, वो परसेंटेजेस लगी हुई है। कैश बैलेंस विद आरबीआई 0, अदर बैंक्स बेटा 20, क्लेम्स ऑन बैंक 20, बॉन्ड्स इश्यूड बाय अदर बैंक्स जैसे आए 20, अदर बैंक्स 20 है, वेंचर कैपिटल फंड 150, अदर इन्वेस्टमेंट्स 100 है, गारंटीड बाय गवर्नमेंट 0, गारंटीड बाय पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग 0, लीज एसेट्स 100, टर्म डिपॉजिट्स में बेटा एफडी के अगेंस्ट में, टर्म डिपॉजिट एफडी लाइफ पॉलिसीज, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट एनएससी केवीपी आईपीपी 0 था, एजुकेशनल लोन 100, प्रीमिसेस फर्नीचर 100, हर चीज पे जनरली 100 ही है, ऑफ बैलेंस शीट में 100, पर नॉन फंडेड एक्सपोजर टू रियल एस्टेट में 150 था, इस पे कितना था 150। नॉन फंडेड का मतलब होता है वो बेसिकली जहां पे वो ऑफ बैलेंस शीट वाला है, मतलब वो आपके गारंटीज वगैरह दे रखे, आपने पैसा नहीं दिया हुआ बट आपके पास में आपकी तरफ से गारंटीज वगैरह गई हुई। रियल एस्टेट सेक्टर है, सेंसिटिव है, इसलिए डिस्करेज करने के लिए कितना बेटा 150% है, दो में 150 है, बाकी सब में 0 जिसमें कोई रिस्क नहीं है, 100 नॉर्मल कोर्स में, 20 अदर बैंक्स और बैंक स्टाफ है, एक 50 ईसीजी सीडीएससी। जैसे बेटा ये मल्टीप्लाई करोगे ये सारी परसेंटेजेस, ये आपके पास बेटा वैल्यू आ जाएगी। हम क्या करते हैं, ऑफ बैलेंस शीट का चाहे हल्का सा अलग दिखा दिया दोनों का, जितनी भी दो चीजें थी, और ये टोटल ये बनेगा आपके पास, आप सीधा भी लिखेंगे टोटल ये बनेगा। आपने फॉर्मूला लगाना है कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट, और आपकी परसेंटेज आ जाएगी विच इज कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। टीयर 1 प्लस टीयर 2 कैपिटल फंड आया डिवाइड बाय रिस्क एडजस्टेड एसेट्स आया, और आपके पास फॉर्मूला लगा के आंसर आ गया विच इज योर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। और इसके साथ में बैंकिंग कंपनीज का चैप्टर हमारे पास में कंप्लीट हो जाता है। बैंकिंग कंपनीज का टॉपिक हमारे पास बेटा कंप्लीट हो जाता है, जो कि बहुत ही इजी सा चैप्टर था, और इससे क्वेश्चन हमारा आता है, मैंने आपको पहले बताया था 10 नंबर 15 नंबर तक का। तो मोर और लेस हमने सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स और हर प्रकार का क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखा दिया, करवा दिया बेटा, ठीक है ना। नाउ अगला बेटा हमारा जो टॉपिक आ रहा है दैट इज एनबीएफसी, जिसकी जनरल वेटेज आई विल से 5 मार्क्स, रेयर अटेम्प्ट में आया हुआ 5+5 या 10 का, पर जनरली आप कह सकते हैं कि इसकी वेटेज 5 मार्क्स तक की ही हम अपने पास बोलते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और बोनस मार्क्स है। एनबीएफसी का टॉपिक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। सर एनबीएफसी क्या होती है बेटा, एनबीएफसी होती है जो बैंक जैसी तो होती है पर एग्जैक्टली बैंक नहीं होती, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बेटा बैंक दोनों मेजर फंक्शन परफॉर्म करता है, लोगों से पैसा भी लेता है डिपॉजिट, और लोगों को आगे लोन एडवांस भी देता है। एनबीएफसी में क्या होता है, आप सेविंग अकाउंट नहीं खुलवा सकते, यू कैन नॉट ओपन अ सेविंग अकाउंट। एनबीएफसी में आप अपने टाइम डिपॉजिट, आपके डिमांड डिपॉजिट होता है वो नहीं एक्सेप्ट कर सकता, सिर्फ
कुछ एनबीएफसी को भी परमिशन दी जाती है बेटा फिक्स डिपॉजिट्स के लिए। लाइक आपके पास में हम बोलते हैं अलग अलग बेटा हमारे देश में एनबीएफसी है, बजाज फाइनेंस है, चोलामंगलम है, आपके बहुत सारी एनबीएफसी है, ऑलमोस्ट 10,000 एनबीएफसी है बेटा देश में, ठीक है ना, जो अलग अलग आपके पास पर्पसेस के लिए बनी होती है। उनका मेन काम होता है लोगों को लोन एडवांस देना अलग अलग तरीके से, हायर परचेज है, लीजिंग है, इंश्योरेंस है, वो अलग अलग काम करते हैं। तो एनबीएफसी बेटा एक कंपनी है जो रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट भी होती है। इंगेज इन द बिजनेस, इनका काम है लोन एडवांसेस, एक्विजिशन ऑफ शेयर, डिबेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस एंड चेक बिजनेस। ये कोई भी इंक्लूड नहीं होता इसमें कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जिसका प्रिंसिपल बिजनेस खेती बाड़ी करना है, एग्रीकल्चर का काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी नहीं कर रहे, कोई मैन्युफैक्चरिंग करेगा, या सेल ऑफ गुड्स अदर देन सिक्योरिटीज। ऑब्वियसली शेयर डिबेंचर खरीदने बेचने का काम कर सकते हैं, पर नॉर्मल ये नहीं दाल चीनी चावल आपके पास बेच रहे, ठीक है ना, या कोई भी ऐसी सर्विस नहीं दे सकते विच इज सेल ऑफ सर्विस या सेल परचेज कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रियल एस्टेट का काम नहीं कर सकते कि वो अपने रियल एस्टेट बिल्डर वाला काम करने लगे, उनका मेन काम फाइनेंशियल पर्पस है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल है। ये आपका बेसिक डिफरेंस है बिटवीन एनबीएफसी एंड बैंक। दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स, बैंक का तो मेजर फंक्शन ही है, इसीलिए बेटा यहाँ पे कोई आरटीजीएस वगैरह की एनईएफटी की फैसिलिटी नहीं होती, इसीलिए यहाँ पे आप चेक की भी आपको इशू नहीं होते, जबकि बैंक में ये सारी चीजें होती है। और इसीलिए आपके पास यहाँ पे डीआईसीजीसी का कवर अवेलेबल नहीं होता है बेटा डिपॉजिटर्स को, जो कि एक लिमिट होती है कि एक बैंक में अगर आपका जितना मर्जी पैसा पड़ा हो, अगर कल को बैंक डूब गया ना, तो एक डीआईसीजीसी कवर होता है जिसके अंदर में डिपॉजिटर को मैक्सिमम 5 लाख मिलेंगे। तो बेटा अगर आपके किसी बैंक में 10 लाख 20 लाख 40 लाख पड़े हैं तो आपको मैक्सिमम अगर कल को बैंक डूबा तो 5 लाख मिलेंगे, पर वो जो डीआईसीजीसी कवर होता है वो सिर्फ अवेलेबल होता है बैंक के डिपॉजिटर को, बैंक्स में होता है। एनबीएफसी में तो आपका अकाउंट ही नहीं, तो वहां पे इसलिए अवेलेबल वो डीआईसीजीसी कवर नहीं होता, ठीक है ना, वहां पे नहीं होता। नाउ बेटा यहां पर में हमारे कुछ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स है। सबसे पहला आता है कि एनबीएफसी की बेटा मिनिमम नेट ओन फंड होनी चाहिए 2 करोड़ की, विच इज 200 लाख। 2 करोड़ हो गया 200 लाख। ये कैसे निकलता है बेटा? सो इसको निकालने का बेटा एक तरीका है, इसको निकालने का एक तरीका है, उन्होंने तरीका दिया। हमारा पहला प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट आ रहा है विच इज फाइंडिंग आउट ऑफ द नेट ओन फंड, फाइंडिंग आउट ऑफ द नेट ओन फंड। तो हम क्या बोलते हैं, ये आपको अभी जैसा टॉपिक हमने बैंक में किया है ना बेटा लास्ट वाला, ये आपको काफी हद तक सिमिलर टू टायर 1 कैपिटल लगेगा। देखो पेड अप इक्विटी शेयर कैपिटल, कन्वर्टिबल वाली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स आ गए, सिक्योरिटी बीमा आ गया, कैपिटल रिजर्व सिर्फ सेल ऑफ एसेट्स का लेंगे, रिवैल्यूएशन नहीं लेंगे, लॉसेस माइनस कर दिए, डेफर्ड रेवेन्यू और इंटेंजिबल माइनस हो गए। तो जैसे मैंने बोला था ना, आपके पास काफी हद तक कौन से वाला हो गया, टायर 1 कैपिटल वाला हो गया। सो ये पर नेट ओन फंड नहीं है, ये है सिर्फ ओन्ड फंड, ये सिर्फ ओन्ड फंड। बट बेटा एनबीएफसी ना काफी बार इन्वेस्टमेंट करता है शेयर डिबेंचर्स में, अपनी ग्रुप कंपनीज में, अदर एनबीएफसी में। वो कहते हैं हमें कोई आपत्ति नहीं है, मतलब करो, बट अगर जो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है शेयर डिबेंचर्स की, अगर ये आपकी ओन्ड फंड से, जो ओन्ड फंड की आपकी वैल्यू निकल के आ रही है, जितनी 10% ऑफ ओन्ड फंड से ज्यादा है, वो हम डिसअलाउ कर देंगे। किस पर्पस के लिए? नेट ओन्ड फंड के लिए। मतलब नेट ओन्ड फंड के लिए आपने जितनी इन्वेस्टमेंट करी है शेयर्स में ऑफ सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज, अदर एनबीएफसी, या डिबेंचर बॉन्ड्स में विद सब्सिडरीज ग्रुप कंपनीज, जितनी भी करी है, जितनी 10% से ज्यादा करी है ओन फंड से, क्योंकि वही अलाउएबल है, वो एक्सेस जो है ना, एक्सेस वो हमने यहां माइनस कर दी, वो एक्सेस जो हमने माइनस कर दी। तो मान लो ये हमारी वैल्यू 1000 है और हमारी इन्वेस्टमेंट जो है 250 की है, तो बेटा अब हमारी जो परमिसिबल है वो 100 ही थी, हमने जितनी भी 10% से ज्यादा करी वो है 100 से ज्यादा। अब 100 से ज्यादा हमने कितनी कर दी, 250 करी टोटल में, तो 150 एक्सेस करी ना, तो 150 आपकी माइनस हो जाएगी और आपका नेट ओन फंड आएगा 850। नेट ओन फंड कितना आएगा बेटा? 850, क्योंकि जितनी इन्वेस्टमेंट आपने अपने शेयर डिबेंचर्स वगैरह में करी है, सब्सिडरीज, ग्रुप कंपनीज, अदर एनबीएफसी वगैरह, जितनी आपने करी है 10% ऑफ ओन फंड से ज्यादा, वो हम डिसअलाउ कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। तो आपका क्या निकलेगा? नेट ओन फंड। क्या निकलेगा? नेट ओन फंड। ना इसी से रिलेटेड आप देखेंगे, जैसे यहाँ पे बेटा क्वेश्चन है, ओन्ड फंड बताइए, ओन्ड फंड बताना है। ओन्ड फंड में तो बेटा पहली वाली चीज है, क्या पेड अप शेयर कैपिटल आएगा? यस सर 400 लाख आएगा, मैं यही लिखता रहता हूँ। फ्री रिजर्व्स आएगा? यस सर 200 भी आएगा। सिक्योरिटीज में आएगा? यस सर 50 भी आएगा। कैपिटल्स ऑफ सेल ऑफ एसेट्स आएगा? यस सर वो भी आएगा। कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर आएगा? यस सर 50 भी आएगा। रिवैल्यूएशन आएगा? अरे नहीं सर ये नहीं आएगा, तो ये ओन फंड आ गया। लॉसेस वगैरह होते, डेफर्ड रेवेन्यू, लॉसेस, इंटेंजिबल माइनस हो जाते, तो 600 हुआ,
और ये 200 हुआ, 800 lakhs आंसर हो गया। दिस इज योर ओन फंड, दिस इज योर ओन फंड। नेट ओन फंड नहीं है, नेट ओन फंड के लिए उसे इन्वेस्टमेंट देनी पड़ेगी और क्वेश्चन बोलेगा तभी आएगा नेट ओन फंड, ठीक है ना, तभी आएगा आपके पास में नेट ओन फंड। अगले क्वेश्चन में नेट ओन फंड भी आ गया, पेपर का ही क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको एनबीएफसी आपको दे रखे बेटा और बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दे रहा है, जिसमें हमें बताना है नेट ओन फंड कितना है, क्या कितना है नेट ओन फंड जो एनबीएफसी का। अब यहाँ पे बेटा क्या क्या चीजें आनी है सर, पेड अप कैपिटल और फ्री रिजर्व्स आने, यस सर। सो पेड अप कैपिटल ले लिया, फ्री रिजर्व्स ले लिए। क्या नुकसान वाली चीजें है कोई सर, डेफर्ड एक्सपेंडिचर है 500 तो माइनस कर दिया, तो हमारा ओन फंड कितना हो गया सर 1000। दिस इज योर ओन फंड, दिस इज योर ओन फंड। अब जितनी हमने इन्वेस्टमेंट करी है बेटा, ये करी हुई है शेयर्स में और ये करिए डिवेंचर्स में, तो कितनी होगी बेटा 275 प्लस 225, तो 500 की करी है। कितने करिए 500 की। अब ये हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू है, परमिसिबल सिर्फ कितनी है 10%, 1000 का विच इज 100। जितनी एक्सेस करिए वो यहां से क्या हो जाएगी -400, और आपका निकल जाएगा नेट ओन फंड 600। तो एक हमारा क्वेश्चन बेटा ये आता है किस चीज का, एनबीएफसी में कंप्यूटेशन ऑफ नेट ओन फंड, और आपके सामने बेटा पेपर में ही आया हुआ क्वेश्चन है फॉर 5 मार्क्स। 5 मार्क्स का बेटा बोनस क्वेश्चन है, बोनस क्वेश्चन है, 5 नंबर गवा के नहीं आ सकते पेपर में इसमें। दिस इज प्योरली बोनस मार्क्स इन अवर एग्जामिनेशन। यस सर, बोनस मार्क्स है तो बिल्कुल यस। देन बेटा इसके बाद हमारी जो अगली चीज आती है वो आता है बेटा, हम एनबीएफसी की कुछ क्लासिफिकेशंस करते हैं अलग अलग तरीके से। वो जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं एक बोलते हैं एनबीएफसी डी, डिपॉजिट्स। जिन एनबीएफसी को परमिशन मिलती है कुछ डिपॉजिट के लिए, जैसे मतलब फिक्स डिपॉजिट वगैरह के लिए कुछ को मिलती है, वो रेजिडुअरी होती है, स्पेशल एनबीएफसी है तो वो डिपॉजिट वाली होगी डी। और एक है नॉन डिपॉजिट जो जनरल कैटेगरी होती है, नॉन डिपॉजिट, पर इसमें दो होती है। एक होती है बेटा सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ये होती है बड़ी एनबीएफसी जो सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, जो बड़ी का मतलब क्या, जिनका एसेट बेस 500 करोड़ है उससे ज्यादा, तो ये बहुत बड़ी एनबीएफसी है। और एक है नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, ये जो है जो सिस्टम के लिए इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये आपके पास हो गया जिनका एसेट बेस 500 करोड़ से कम है। हमें वो एसेट बेस याद रखने की जरूरत नहीं, हमें ये याद रखना है एक बड़ी एनबीएफसी से एक छोटी है। बड़ी वाली जो है वो सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो आ गया नाम सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। एक छोटी वाली है, इनके लिए कुछ जगहों पे रिलैक्सेशन रूल्स अलग अलग है। नो, सबसे पहले आता है बेटा इनकम रिकॉग्निशन। इनकम रिकॉग्निशन क्या होता है कि आपने इनकम कैसे रिकॉग्नाइज करना है। बेटा बेसिक सा प्रिंसिपल है। एडवांसेस में तो क्या मिलता है, इंटरेस्ट की इनकम आती है, या आपकी जो अदर इनकम है प्रोसेसिंग फीस वगैरह जब आप फाइल प्रोसेस करते हैं। तो पीए का तो वही रूल है एक्रूअल, और एनपीए का क्या रूल होता है बेटा, कैश बेसिस। पीए का एक्रूअल है, एनपीए का कैश बेसिस है। पीए में जितना बन गया या नहीं मिला या मिला इनकम आ जाएगा, एनपीए में जब मिलेगा तभी इनकम आएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट का काम करते हो, मान लो आप इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स किया, तो शेयर्स पे क्या मिलता है सर, डिविडेंड। डिविडेंड की इनकम कब रिकॉर्ड करते हो सर, डिविडेंड की इनकम तब रिकॉर्ड करते हैं जब वो कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है। तो व्हेन आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश होता है, मतलब व्हेन डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, जब वो कंपनी जिसके आपने शेयर्स खरीदे हुए वो डिविडेंड डिक्लेयर करती है। और अगर आपने डिबेंचर बॉन्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करी तो क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट की इनकम तो पी इंटू आर इंटू टी से आती है, एक्रूअल बेस है। जितने समय आपने एफडी लगाई, आपने कोई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट वगैरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज डिबेंचर में इंटरेस्ट है, वो तो पी इंटू आर इंटू टी के हिसाब से एक्रूअल बेस है। इनकम रिकॉग्निशन होगी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के हिसाब से। एनपीए की इनकम तभी होगी जब एक्चुअली में रियलाइज होगा। जितनी इनकम एनपीए की रिकॉग्नाइज करी थी बिफोर इट बिकेम एनपीए, अब एनपीए बनना नहीं है एसेट, अब बन गया, और उससे पहले आप इनकम एक्रूअल के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे थे क्योंकि वो तब पीए था, एक्रूअल के हिसाब से, अब वो एनपीए बन गया। तो आगे से तो कैश ही फॉलो करना है, पर जो अभी तक भी रिकॉर्ड करी थी उसे रिवर्स करना पड़ जाएगा ना, क्योंकि वो मिली नहीं है और वो एनपीए बन गया। आप रिकॉर्ड कर रहे हो 90 दिन बाद जाके वो एनपीए बन गया एक तरीके से। यहाँ पे लिमिट देख लेते क्या, तो उस केस के अंदर बेटा वो क्या होगा, जितनी इनकम पहले रिकॉर्ड करी थी वो क्या बन जाएगी आपकी, रिवर्स करनी पड़ जाएगी, आपको उल्टी करनी पड़ जाएगी अगर अकाउंट एक बार क्या बन गया, एनपीए बन गया, अगर अकाउंट एनपीए बन गया। नो बेटा यहाँ पे बनता कब है, काफी हद तक सेम एज बैंक है, कुछ जगहों पे फर्क है। जो हमारी बड़ी एनबीएफसी है ना, उनके रूल्स तो काफी हद तक आपके सेम एज बैंक रखे हैं। जो आपकी कौन सी एनबीएफसी है, बड़ी बड़ी वाली, उनके रूल्स काफी हद तक सेम एज बैंक है। अगर आप देखेंगे तो जो एनबीएफसी डी और
नॉन डिपॉजिट सिस्टम ये इकट्ठे चलते हैं। यहां एनपीए का बनेगा 3 मंथ्स लिखा है, अगर वो ओवरड्यू आपके पास 3 महीने तो वो एनपीए, वहां 90 डेज था, यहाँ बस 3 मंथ्स है। सब स्टैंडर्ड में कितनी कैटेगरी के लिए रहेगा बेटा, 12 महीने के लिए, 1 साल के लिए, और उसके बाद किस में चला जाता है, डाउटफुल में। पर जो छोटी है उनको रिलैक्सेशन दी गई है। एनपीए बनेगा ही तब जब वो ओवरड्यू कितने पीरियड के लिए, 6 महीने के लिए, तो एनपीए बनेगा। थोड़ा लेट बनाएंगे एनपीए, इतनी जल्दी छोटी एनबीएफसी, कोई ना दिक्कत की बात है, 6 महीने। और उसमें भी अगर वो लीज रेंटल और हायर परचेज का काम करते हो तो उनको तो और रिलैक्सेशन दे दी, क्योंकि उसमें क्या होता है, इंस्टॉलमेंट जल्दी ईयरली होती है ना बेटा, तो इसलिए उनको 12 महीने का समय दे दिया। और यहाँ पे सब स्टैंडर्ड में भी कितने महीने रहेंगे वो लोग, 18, और उसके बाद 18 के बाद जाएगा किसमें बेटा, वो डाउटफुल कैटेगरी में। 18 के बाद किसमें जाएगा बेटा, वो डाउटफुल कैटेगरी में, ठीक है ना। अब बेटा यहाँ पे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उस पर मैं आता हूं सीधा। 2 प्रकार के हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन यहाँ जनरली रहते हैं, प्रोविजन रेट्स वाले आपको याद रखने, अगेन फिर से आगे बैंक में भी सीखे थे हमने स्टार्टिंग के पहले 15-1 मिनट के अंदर में, जब मैंने आपको सिखाया था वही यहाँ पे है। स्टैंडर्ड एसेट्स पे बेटा क्या है, स्टैंडर्ड एसेट्स पे क्या, प्लीज समझेंगे। यहाँ पे बड़ी और छोटी का फर्क है। बड़ी वाली क्या है, सेम एज बैंक, उस पे कितना था 0.4, तो यहाँ पे भी 0.4 है बेटा। यहाँ कोई कैटेगराइजेशन नहीं है, वो एग्रीकल्चर, कमर्शियल, रियल एस्टेट वगैरह, सीधा 0.4 जो वहां पे था। पर छोटी वाली को क्या देंगे, थोड़ी रिलैक्सेशन, 0.25%, छोटी वाली को थोड़ी रिलैक्सेशन 0.25, नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। बाकियों पे सेम है, इररिस्पेक्टिव छोटी है कि बड़ी है। सब स्टैंडर्ड पे सीधा 10, यहाँ बेटा कोई नहीं है सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड। डाउटफुल में सिक्योर्ड पे अप टू 1, 1 2 3 मोर देन 3, वहां था 25, 40, 100, यहाँ है 20, 30, 50। मैं सजेस्ट हमेशा करता हूं बच्चों को, ये वाला जो चार्ट है इसके साथ या बैंक वाले लिख दो, तो आपके लिए एक ही पेज पे दोनों चार्ट्स याद आते, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड पे 100 है, लॉस पे सीधा 100 है। फर्क आपके पास जो है ना सब स्टैंडर्ड में है प्राइमरीली अगर आप देखेंगे, और एक डाउटफुल के सिक्योर्ड पे है, ठीक है ना। अनसिक्योर्ड पे 100 है, लॉस में 100 है, स्टैंडर्ड में भी 0.4 है, पर जिनको रिलैक्सेशन दिया छोटी पे उस पे 0.25 है, ठीक है ना। तो सब स्टैंडर्ड में यहाँ 10 है, फिर 20, 30 और 50 है। वहां था 15 और 25, एक में 20 था अनसिक्योर्ड इंफ्रा में, नहीं तो जनरली 15 और 25 था, और फिर 25, 40, 100 था। यहाँ है 20, 30 और 50। तो इससे रिलेटेड बेटा हमारा क्वेश्चन आता है जो कि बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन होता है, आपके पास पेपर में आया है, वही दिखा रहा हूँ। 10 नंबर का क्वेश्चन जो आया ना एक ही बार, एकमात्र बार, जनरली 5 का आता है, 10 का इसलिए आया क्योंकि दोनों का पूछ लिया। तो ये आपके पास एनबीएफसी के आपको एडवांसेस दिए, सारे बिना सजा के टेबल दिए। आपसे एक केस में पूछ रहा है एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट, एक केस में सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट। तो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट होगी जो छोटी वाली है, इसमें बस पहले के लिए 0.25 है, और जो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट है इसमें पहले वाले के लिए 0.4 है। बस इसी का ध्यान रखना है, बस वो ना गलत कर देना, बाकी में तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी में आप गलत नहीं करोगे मुझे पता है। तो पहले का मैंने बता दिया, सब स्टैंडर्ड में कितना, ये 10 है, यहां पे 20, 30, 50, और इस पे तो अनसिक्योर्ड पे 100 ही है, लॉस में भी 100 ही है। अनसिक्योर्ड पे भी 100 है, लॉस पे भी 100 है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। आपने सीधा रेट्स लगाए, पहले वाले में आपका 0.25 था क्योंकि वो नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट था, बाकी रेट सेम है, तो वो आंसर आ गया 412। अगले वाले में बस 0.4 है क्योंकि वो सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट वालों के लिए, और 439.6 है, वो फर्क बस उसी का है, उतने का ही फर्क है। इधर 46 था, इधर 73.6 है, आंसर में वेरिएशन उतने का, बाकी सब में तो रेट्स ही सेम है। 2 बार टेबल बना दो यार, 10 नंबर का क्वेश्चन है तो बल्ले बल्ले हो जाती है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में आ जाए। बोनस मार्क्स दे रहा है इंस्टीट्यूट, बांट रहा है, बटोरो ऐसे नंबरों को, गलतियां नहीं करनी इसमें, रेट्स याद रखना है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। फिर एक इसमें बेटा और टाइप का क्वेश्चन आता है विच इज अबाउट द क्लासिफिकेशन, विच इज अबाउट द क्लासिफिकेशन। ऐसा क्वेश्चन भी एक हमारे पास आता है 5 मार्क्स का, उसमें वो इंफॉर्मेशन देता है बेटा पैराग्राफ में, और हमें बोलता है उसे बांट दो, स्टैंडर्ड, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस। तो हम क्वेश्चन को पढ़ते जाते हैं और बांटते हैं। हमारे 4 हेडिंग्स होते हैं बेटा यहाँ पे, इसमें कोई प्रोविजन नहीं है। हमारी 4 हेडिंग क्या है, एक स्टैंडर्ड, एक सब स्टैंडर्ड, एक डाउटफुल और एक लॉस, 4 हिस्से आते हैं। अब हमें क्वेश्चन क्या करता है, हम एक एक लाइन पढ़ते जाते हैं और उसको प्लॉट करते जाएंगे। जैसे पीजीएल एक एनबीएफसी है, इंफॉर्मेशन दिया उसके आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो कि टोटल में लोन्स कितने हैं 600 लाख के, 600 लाख के टोटल में है, टोटल में 600 है। हमें अल्टीमेटली क्या करना है, एनबीएफसी के हिसाब से सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट रूल्स के हिसाब से इनकी क्लासिफिकेशन करनी है। सो टोटल 600 है, तो पहले तो जाके टोटल लिख दिया बेटा 600। मैं जिस तरीके से करा रहा हूं ना बेटा, आपने पेपर में वैसे करना है, जैसे पहले 4 हेडिंग्स बनेंगी, 2-2 3-3 लाइनें छोड़ दी, टोटल जाके लिख दिया 600 सीधा अमाउंट का। फिर
उसके बाद क्या कहता है, ओवर ड्यू है 300 अकाउंट्स पे लास्ट 2 महीने से जिनका अमाउंट 150 है, 48 अकाउंट्स पे 3 महीने जिनका अमाउंट 64 है। ये दोनों क्या आ गई, स्टैंडर्ड, दोनों क्या आ गई स्टैंडर्ड, क्योंकि 2 महीने भी और 3 महीने भी। उसके बाद जाके आपका क्या बनता है, वो सब स्टैंडर्ड में जाता है ना। सो ये दोनों आगे 300 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर 2 मंथ्स, 48 अकाउंट्स ओवर ड्यू फॉर आपके पास में जो 3 मंथ्स लिखा है। तो अमाउंट लिख दिया हमने बेटा दोनों का 150 और 64, एक 150 था एक का 64, बस इधर लिखे नंबर ऑफ अकाउंट्स और वो आगे लिख दिया। अब बेटा आपके पास में यहां पे एक आता है जिसके बारे में वो अलग से लिखता है, तो मैं उसको अलग से बताने जा रहा हूं। 20 अकाउंट्स है 30 महीने से ज्यादा जिनका अमाउंट 120 लाख है। अब ये कुछ ऐसा लिखता है, पर इसके बारे में हमेशा ऐसा होता है, लिख रहा होता है मोर देन 30 मंथ्स का कुछ, पर देखते हैं इसके बारे में वो आगे जाके क्या लिखता है। इसके बारे में आगे जाके लिखता है जो 20 अकाउंट लिख रहा था उसमें से 16 अकाउंट ऑलरेडी आइडेंटिफाइड है, सबस्टैंडर्ड है 28 लाख मोर देन 12 महीने। कई बार क्वेश्चन ना 14 लिख के छोड़ देता है, इवन इंस्टीट्यूट भी महान है हमारा, जबकि बेटा अभी टाइम लिमिट 12 हो चुकी है, वो एनपीए बनने वाली ना, मतलब सबस्टैंडर्ड कैटेगरी में जो रहने वाली है, तो वो पहले 14 हुआ करती थी। तो कई बार क्वेश्चन अभी 14 लिख देता है, तो घबराना नहीं है, वो 12 है एक्चुअली में, ठीक है, तभी काट के लिखा हुआ है। और अदर आइडेंटिफाइड है सबस्टैंडर्ड है फॉर लेस देन 12 मंथ। तो बेटा जो मोर देन 12 मंथ्स है वो डाउटफुल में चले गए, जो लेस देन 12 मंथ्स है अभी वो सबस्टैंडर्ड में। तो अब हमें क्या करना है, ध्यान से चलना। 20 अकाउंट की बात हुई थी, उसमें से 16 अकाउंट जो है जिनकी वैल्यू 28 लाख है, 16 अकाउंट जिनकी वैल्यू 28 लाख है वो मोर देन 12 मंथ्स है, तो वो आपके आगे डाउटफुल में। 16 अकाउंट सब स्टैंडर्ड फॉर मोर देन 12 महीने, ये आपका 28 लाख आ गया, ये आ गया 28 लाख। अब हमें टोटल कितने दिए थे, क्योंकि उसने लिखा है अदर्स जो लेस देन 12 मंथ्स है, तो अदर्स आपके पास लेस देन 12 मंथ्स हो जाएगा, वो आपके पास यहां पे आ रहा है। टोटल थे बेटा 20 अकाउंट, 20 में से 16 गए तो कितने रह गए सर, 4 अकाउंट। तो ये आपका बैलेंस करके आता है, 20 में से 16 गए तो 4 आ गया। फिर अमाउंट कितना था, 120 लाख, 120 में से 28 गया तो अमाउंट आ गया, 120 में से 28 माइनस हुआ तो 92 का अमाउंट आ गया। इसे करने का एकमात्र यही तरीका है, यहां पे एक का वो देगा दूसरा माइनस करके आ गया, क्योंकि वो दे रहा है इसे। पहले लिखिए टोटल 20 अकाउंट 120 लाख, फिर 16 की वैल्यू दे दी 28 जो डाउटफुल में के, बाकी बचे हुए 4 रह गए और बाकी का 92 अमाउंट रह गया, ठीक है ना। फिर कुछ दे रहा है 4 अकाउंट ऐसे जो 3 साल से ज्यादा हो गए, अमाउंट ओवरड्यू 60 लाख ऑलरेडी सब स्टैंडर्ड में है, तो 3 साल से ज्यादा हो गए, तो बेटा 3 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो आपका डाउटफुल में चला गया ना। एनपीए हुए टाइम हो गया 3 साल ज्यादा हो गया, तो एनपीए आपके पास ये किस में चला गया, डाउटफुल। 4 अकाउंट 60 लाख, 4 अकाउंट आइडेंटिफाइड है सबस्टैंडर्ड मोर देन 3 ईयर 60 लाख, तो यहाँ पे आ गया। और फिर आपको दे रहा है बेटा 1 अकाउंट है 40 लाख का जो नॉन रिकवरेबल है बाय मैनेजमेंट, नॉन रिकवरेबल मतलब लॉस, नॉन रिकवरेबल मतलब लॉस। 1 अकाउंट 40 लाख, 1 अकाउंट 40 लाख आइडेंटिफाइड एज लॉस, तो 40 लाख। अब बेटा ये 60 और 28 88 बन गया, यस। अब यहाँ पे एक छोटी सी चीज आती है, आपका जो टोटल होता है ना मैच नहीं करता 600 से, आपका जो बाइफरकेशन करी वो 600 से मैच नहीं करेगा, तो आपकी बैलेंसिंग फिगर निकल के आती है बेटा, वो होते हैं स्टैंडर्ड के, वो अकाउंट है जिनका कुछ भी ओवरड्यू नहीं है, साफ सुथरे अकाउंट, तो वो स्टैंडर्ड में ही डलते हैं, बैलेंसिंग फिगर होती है 166, वो आया और आपका टोटल हो गया। तो आप रिवर्स में माइनस करेंगे तो आपके पास वो निकल जाता है ऑलवेज, और आपको किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कंफ्यूजन और दिक्कत नहीं आती, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है, आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है बेटा, ठीक है ना। सो ये हमारे पास में एक और टाइप का क्वेश्चन बनता है हमारे पेपर में, ठीक है ना। देन बेटा ये एक अगला जरूर है, पर इसके लिए हमारा बेटा एक ये स्पेशल एक और प्रोविजन है जो लास्ट इसमें टाइप ऑफ क्वेश्चन हमारे पेपर में आता है, जैसे जो कि एनबीएफसी हायर परचेज का काम करती है, किसका, हायर परचेज का, उसमें एक उनको प्रोविजन बनानी होती है, एडिशनल प्रोविजन, वो बनती है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ ओवर ड्यू पीरियड। किस पे बनती है, ऑन द बेसिस ऑफ ओवर ड्यू पीरियड। ये क्वेश्चन बेटा बहुत पॉपुलर है, तो अगेन ये स्लैब्स के साथ परसेंटेज याद रखनी है, और ये परसेंटेज बनती है बेटा ऑन दी नेट बुक वैल्यू, जितनी नेट बुक वैल्यू होती है, क्योंकि वो एक दो वैल्यूज देगा, एक देता है इंटरेस्ट, एक देता है नेट बुक वैल्यू, हमने परसेंटेज लगानी नेट बुक वैल्यू के ऊपर, जो एसेट की नेट बुक वैल्यू उसके ऊपर हम प्रोविजन बना रहे। सो 1 ईयर का गैप है, 0 टू 12 महीने, 12 टू 24, 24 टू 36, 36 टू 48, 48 से ज्यादा, और परसेंटेज कितने, 0 10 और फिर 30 30 का गैप है, तो 0 10 40 70 100। आपने बस ये देखना है कौन सा किस स्लैब में फॉल कर रहा है, पहली चीज तो उस पर क्या रेट लगेगा, और दूसरा
आपके पास में परसेंटेज लगानी है नेट बुक वैल्यू पे, बस आपने ये दो चीजें देखनी है, आपके पास सीधा आपके 5 नंबर आपकी पॉकेट में है, जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, ये भी एक टाइप का। सिद्धार्थ ऑटो फाइनेंसर्स लिमिटेड एक एनबीएफसी जो फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं फॉर परचेजिंग ऑफ ऑटो रिक्शा, जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है बुक से बेटा, पीरियड ओवरड्यू का आपका लिए रेलिवेंट कॉलम है, इंटरेस्ट का आपको कोई लेना देना नहीं होता, और नेट बुक वैल्यू आपको लेनी देनी है, क्योंकि क्वेश्चन पूछता है बताओ प्रोविजन कितनी है। तो आपके सामने बेटा ये स्लैब से आपकी नेट बुक वैल्यूज आपके सामने, और रेट, अब रेट कितना है बेटा 12 महीने में कितना है 0, तो 0 हो गया। अगले में 24 महीने 12 to 24 10% हो गया नेट बुक वैल्यू का 400। अगले में 30 मंथ्स तो 24 to 36 हो गया, 2 से 3 साल की क्या 40% हो गया। फिर 45 मंथ्स 36 to 48 हो गया 70% सीधा आया। और लास्ट आ गया 60 मंथ मोर देन आपका 48 मंथ। तो मैंने एक ही क्वेश्चन लिया जिसमें सीधा ही आपके सारे स्लैब्स यूज हो गए बेटा, और आपके पास में क्वेश्चन हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन आपके पास में बेटा पेपर का ही आया हुआ 5 नंबर का क्वेश्चन है, बोनस मार्क्स अगेन। क्या याद रखना है स्लैब के साथ परसेंटेज, और क्या रखना है, साल साल का गैप है, 0-10 उसका 30-30 का गैप है, तो 0-10 40-70-100, मतलब इससे आसान सच में कुछ हो नहीं सकता, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो, ठीक है ना। तो ये हमारा एक क्वेश्चन ये भी आता है पेपर में। देन बेटा आपके पास ये एक बहुत ही जनरल सा क्वेश्चन है, क्योंकि स्टडी मैट में दिया हुआ इसलिए मैं करा रहा हूं आपके पास में, विच इज XYZ लिमिटेड एक एनबीएफसी जो रजिस्टर्ड है आरबीआई के साथ, नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग कंपनी, उसकी मेन एक्टिविटी है लोन देना, उसका कस्टमर है एबीसी लिमिटेड, वो इंगेज है किसमें मैन्युफैक्चरिंग में। डिमांड कम होने के लिए उसको वर्किंग कैपिटल की डिफिकल्टीज हो रही है, ईयर एंड पे बेटा उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे रखा है कुछ, प्रिंसिपल उससे कितना लेना है जो 8 महीने से ज्यादा हो चुके हैं, पैसे नहीं आए 250 लाख, और इंटरेस्ट पेनल्टी कितनी बन चुकी है 30 लाख। कहता है वो एक्रूअल सिस्टम फॉलो कर रही है हमारी एनबीएफसी, और उसके हिसाब से उन्होंने 30 लाख की इनकम रिकॉर्ड कर ली अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। बताओ क्या ये इनकम 30 लाख की सही है कि नहीं है। एनबीएफसी नॉन सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट, नॉन सिस्टमिकली आपको रिलैक्सेशन थी, यहाँ 6 महीने की लिमिट थी, जनरली लिमिट 3 महीने की होती है, जो बड़ी वाली है उनका सीएमएस बैंक है, सो यहाँ पे 6 महीने की। तो बेटा 6 महीने के बाद तो क्या ही बन जाएगा वो एनपीए, और यहाँ कितना हो गया 8 महीने। जब बेटा एक बार अकाउंट एनपीए बन गया, सब स्टैंडर्ड में चला गया, तो उसके बाद में बेटा उसकी इनकम कैश बेसिस में आएगी, और जितनी रिसीव नहीं हुई अभी तक जो आप एक्रूअल के हिसाब से रिकॉर्ड कर रहे थे उसे क्या करना पड़ेगा रिवर्स, बस वही चीज है यहाँ पे। सो आपके पास एनपीए आपके पास आ रहा है, ओवरड्यू आ गया आपके 6 महीने, सो इट विल नीड टू क्लासिफाइड एनपीए। और एक बार अगर एनपीए बन गया तो इनकम जो होती है वो रिकॉग्नाइज कैश बेसिस पे होती है, और जो पिछली इनकम अभी तक नहीं मिली उसे भी क्या करना पड़ेगा रिवर्स। तो इसके हिसाब से उन्हें 30 लाख की इनकम जो नहीं मिली उसे रिवर्स करना पड़ेगा, और अब से तो रिकॉर्ड ही नहीं कर सकते जब तक नहीं मिलेगा, और पिछली वाले को रिवर्स करना पड़ेगा। बस बेटा यही हमारे पास में चैप्टर है, और इसमें बेटा मैंने पता क्या उतनी चीजें कवर करी है स्पेसिफिकली इस चैप्टर में, जितनी चीजों के क्वेश्चन हमारे से इंस्टीट्यूट ने जनरली पूछता है। कुछ रेजिडरी टाइप से टॉपिक्स है जिसकी इंस्टीट्यूट थ्योरी जनरली लिखता है, जो हम रेगुलर बैचेस में भी कर लेते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट के क्लासिफिकेशन वगैरह वगैरह, बट वो जरूरत नहीं है आपके पास में इन मैं बोलूं तो मैराथन सेशन में, क्योंकि वो वाले आपके सारे कवर हो गए जिसके क्वेश्चन इंस्टीट्यूट पूछता है, जिसके क्वेश्चन आपसे इंस्टीट्यूट हमेशा पूछता है। सो वो वाला पोर्शन हमने जैसे कि वो हमने पूरा अपने पास कर लिया। ये वाला जरूर याद रखेंगे, रेट्स स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड वाले जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना। इसके साथ में हमारा ये पर्टिकुलर टॉपिक एंड बैंकिंग का आपका ऑलमोस्ट इन अ सेशन ऑफ 1 hour 45 मिनट्स में आपके दोनों टॉपिक्स पूरे एंड टू एंड बेटा मेरी तरफ से रिवाइज हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। मैं हमेशा आप बच्चों को यही बोलूंगा, आप बच्चे हमेशा अच्छे से तैयारी करते रहे, डटे रहे, लगे रहे, हिम्मत नहीं हारनी है, अपने ऊपर विश्वास रखें, अपने एफर्ट्स में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखेंगे, अपनी सेहत का भी जरूर ध्यान रखेंगे, नींद भी कोशिश करें प्रॉपर ले। ज्यादा एक्सर्शन करते तो होता है स्टार्टिंग में तो आप बहुत अच्छे से एनर्जेटिक होते, पर धीरे धीरे आपकी प्रोडक्टिविटी में फर्क पड़ जाता है। तो यू हैव टू मैनेज ऑल द थिंग्स। पढ़ाई भी करनी है अच्छी खासी 10, 12, 14 घंटे डिपेंडिंग ऑन कितना समय बचा, कितना सिलेबस है, कैसे आप है, कितने ग्रुप दे रहे, बट साथ में खाने पीने का और बाकी अपने सेहत का जरूर ध्यान रखें, नींद प्रॉपर ले, अपना इसी अच्छे तरीके से बेटा पढ़ते रहिए। और आप लोगों के लिए बेटा ऐसे रिवीजन सेशंस आप लोगों के लिए आते रहेंगे। होपफुली आपको ये वाला भी अच्छा लगा होगा, जरूर कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। एंड आप लोगों के साथ मुलाकात होगी बेटा अगले सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर स्टूडेंट एंड बाय बाय बेटा, बाय बाय।